हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सीए प्रवीण गोलछा फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। आपको मालूम है सीए इंटर के लिए इंस्टीट्यूट ने लॉ का एमटीपी कल रिलीज किया था 11 अक्टूबर को। तो आज 12 अक्टूबर को हम उस एमटीपी पे डिस्कशन करने वाले हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको मालूम है कि एक्सेल की टीम हमेशा स्टूडेंट के साथ लगी रहती है। तो चलिए बेटा फटाफट स्टार्ट करते हैं एमटीपी अक्टूबर 20 सीरीज। तो पहले मैं कुछ बता दूं हम लोग कैसे डिस्कस करने वाले हैं। मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 1 से लेके 122 तक के जो सेक्शन है उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। साथ में एनआई एक्ट का अगर बीच में क्वेश्चन होगा तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद ये दोनों कंप्लीट होने के बाद जो आईसी और इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन है मैं उसको डिस्कस करने वाला हूं। और इसके बाद जो एक पोर्शन है वो लविश सर अभी आपके साथ डिस्कशन करेंगे मेरे बाद में 123 से लेके 148 और जनरल क्लॉज एक्ट का कॉन्सेप्ट उसके जो भी क्वेश्चन होंगे वो। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फटाफट। और नेचुरली ये मान के मैं आपको रिवीजन आपको मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा कि लॉ आपने पढ़ के रखा है। हालांकि थोड़ा बहुत जहां पे रिवीजन की आवश्यकता होगी तो मैं जरूर रिवीजन कराऊंगा। ओके चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 लविश सर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये देख सकते हैं आप अक्टूबर 2020 सीरीज ओके कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। तो पहला जो पार्ट है ये लविश सर डिस्कस करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूं बेटा सेकंड पार्ट से क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट करके रखा है ताकि फटाफट हम लोग डिस्कस कर लें। हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है मोहित अग्रवाल, ये डायरेक्टर है किसका, SCCL सुपीरियर कार्बोनेट्स एंड केमिकल लिमिटेड, SCCL, ठीक है, इनका ये डायरेक्टर है। ठीक है जी, ये जो कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट किया था मिस्टर SK अग्रवाल ने। SK अग्रवाल कौन है, ये मोहित के पापा जी हैं। तो पापा जी ने कंपनी बनाई थी और इसमें बेटे जी को बना दिया, मोहित अग्रवाल को बना दिया डायरेक्टर। ठीक है, कंपनी बनी थी 5 जुलाई को, इससे मतलब नहीं है। अब हुआ क्या देखो आप, एक्सेप्ट लोन फ्रॉम मिस्टर मोहित, ये जो कंपनी है कंपनी ने क्या किया, मिस्टर मोहित जो कि कंपनी के डायरेक्टर हैं उनसे लोन लिया। कितने का लिया, 1.5 करोड़ का। और ये रिपेमेंट होने वाला है 24 महीने के बाद। देखिए केवल हाईलाइटेड चीज पढ़ोगे ना तो आप समझ जाओगे, लेकिन आपको ईमानदारी से पढ़ना पूरा है। ठीक है बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप एमटीपी क्वेश्चन को और जो मेरे डिस्कशन है वीडियो तो रहेगा ही रहेगा, तो उसको आप बिल्कुल आप क्वेश्चन को डाउनलोड करके आप पढ़ते ही आएगा। इसके बाद आगे लिखा है कि ये जो कंपनी ने क्या किया, जो मोहित अग्रवाल से जो लोन लिया था ना उसको एज अ लोन रिकॉर्ड किया, तो लोन ही रिकॉर्ड करना था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर मोहित अफर्म इन राइटिंग, मोहित ने अफर्म किया, ये राइटिंग में कंफर्म किया कि अमाउंट इज नॉट बीइंग गिवन आउट ऑफ फंड एक्वायर्ड बाय हिम बाय बोरिंग और एक्सेप्टिंग लोन और डिपॉजिट फ्रॉम अदर। रुक जाओ बेटा, इतना पढ़ने के बाद आपके पूरे दिलो दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है डिपॉजिट के टॉपिक का है। कुछ याद आता है आपको, अगर कोई कंपनी डिपॉजिट लेती है अपने डायरेक्टर से तो कुछ लॉ में क्या लिखा था आपको मालूम है कि जो जो इसमें कॉन्सेप्ट है ये रूल 2 ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस एंड डिपॉजिट रूल्स 2014, उसका जो रूल 2 है ना उस रूल 2 में लिखा है। पहले तो देखिए, पहले तो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि जो भी अमाउंट कंपनी को मिलता है वो डिपॉजिट है, लेकिन व्हाट इज नॉट ए डिपॉजिट ये उसका क्वेश्चन है। उसमें एक लाइन लिखा था कि अगर कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर से लोन लेती है तो उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, और जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने डायरेक्टर या उनके रिलेटिव से अगर डिपॉजिट लेती है उसको डिपॉजिट नहीं माना जाता, वो डिपॉजिट से एग्जम्पशन है। तो देखो भैया ये कौन सी कंपनी है, ये तो एक पब्लिक कंपनी है क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, लिमिटेड। ठीक है जी, तो जो पब्लिक कंपनी है वो केवल डायरेक्टर से लोन ले सकती है, डिपॉजिट ले सकती है, अलाउड है। लेकिन बस एक इंपॉर्टेंट बात है, दो इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात कि डायरेक्टर से जो लोन ले रही है ना, डिपॉजिट जो कंपनी एक्सेप्ट करी ना, तो डायरेक्टर को ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है या कंपनी को डायरेक्टर से एक कंफर्मेशन लेना पड़ता है। वो कंफर्मेशन किस बात का लेना पड़ता है कि वो जो पैसा कंपनी को दे रहा है वो आउट ऑफ बोरोड फंड नहीं है, वो उसका खुद का पैसा है, कहीं से उधार लेकर उसने कंपनी को नहीं दिया, पहला। और दूसरा, कंपनी को अपने बीओडी रिपोर्ट में इस बात को डिस्क्लोज करना पड़ता है, कंपनी को अपने बीओडी रिपोर्ट में इस बात को डिस्क्लोज करना पड़ता है। ओके, तो यहां पर देखो अभी तक पढ़ने के बाद एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि कंपनी डायरेक्टर से लोन ले रही है अलाउड है, डिपॉजिट ले रही है मतलब अलाउड है। इसके बाद ये जो मोहित है ना उसने अफर्म किया, किस बात का अफर्म किया कि ये जो पैसा मैं आपको दे रहा हूं ये मैंने बोरो करके नहीं लाया, मैंने किसी से दूसरे से उधार लेकर आपको नहीं दिया। तो बिल्कुल सही दिया। आगे बढ़िए, देखो क्या लिखा है,
इसके बाद क्या बोलता है यहाँ पे, कंप्लीट इसकी जो डिटेल है ना वो बीओडी रिपोर्ट में भी लिख दी गई है। मतलब 100% कंपनी ने हर चीज का कंप्लायंस किया है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, ये तो पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में जो विचार आने चाहिए ना, जो भावनाएं आनी चाहिए, जो पवित्र भावनाएं और पवित्र विचार आने चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। SCCL ये जो कंपनी है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है भैया, क्या लिखा है, पाउंटा साहिब। पाउंटा साहिब कहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का, पाउंटा साहिब। पाउंटा साहिब कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और कंपनी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो कहाँ है, देहरादून, जो कि कहाँ पे, उत्तराखंड में है। मतलब इस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस हिमाचल प्रदेश में, पाउंटा साहिब में, और जो इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, मतलब जो मेन ऑफिस है वो देहरादून में है। ठीक है जी। तो हुआ क्या, बट अराउंड 15% ऑफ मेंबर हुज नेम इज एंटर्ड इन द मेंबर रजिस्टर आर रेसिडेंट ऑफ नैनीताल। ओ हो, नैनीताल क्या सिटी है बेटा, मजा आ जाता है, घूमने फिरने जाते हैं। तो इस कंपनी के 15% लोग कहाँ रहते हैं, नैनीताल में। 3 प्लेस के नाम है, एक तो पाउंटा साहिब जो आरओ है, दूसरा लिखा है कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस है देहरादून में, उत्तराखंड में, और तीसरा नंबर है कि कंपनी के 15% मेंबर कहाँ रहते हैं, नैनीताल में। ठीक है जी। तो उससे क्या, उससे है क्या, पढ़ते हैं। एट नैनीताल SCCL हैज लाइजनिंग ऑफिस। इनका जो लाइजनिंग ऑफिस है ना वो नैनीताल में। ठीक है जी। अब हुआ क्या, मैनेजर ऑफ द कंपनी इज विलिंग टू प्लेस रजिस्टर ऑफ मेंबर एट नैनीताल लाइजनिंग ऑफिस। क्या बोल रहे हैं मालूम है आपको, समझिएगा। हाँ जी बेटा, अब 3 प्लेस आप समझ रहे होंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं पे और है, कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस कहीं और है, और कंपनी के 15% मेंबर रहते हैं नैनीताल में, और कंपनी का लाइजनिंग ऑफिस भी है नैनीताल में। अब ये जो कंपनी है अपना ROM कहाँ पर मेंटेन, अपना ROM कहाँ पर प्लेस करना चाहती है, नैनीताल में। तो कुछ आपको याद आ रहा है क्या, मैं आपको याद दिलाता हूँ बेटा। सेक्शन नंबर 94 आपको याद आ रहा होगा। सेक्शन नंबर 94 में हमने पढ़ा था कि ROM के बारे में। अच्छा एक खास बात बताऊं आपको, पूरे डिस्कशन में हर क्वेश्चन अपनी बुक में आपको मिलेगा, एक्सेल की बुक में मिलेगा बेटा, हर क्वेश्चन। ठीक है। तो इसका मतलब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना बेटा कि हम जो करते हैं क्लास में बस वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप देखिएगा आपको समझ आ जाएगा। चलिए, कंपनी को ROM कहाँ मेंटेन करना पड़ता है, सेक्शन नंबर 94 में, रजिस्टर्ड ऑफिस में। लेकिन सेक्शन 94 में एक एक्सेप्शन दिया है, और वो क्या लिखा है कि अगर ऐसे दूसरे प्लेस में, अगर कंपनी कोई रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा दूसरे प्लेस में अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना चाहती है ना, तो मेंटेन कर सकती है। लेकिन वो जो दूसरा प्लेस है वहां पे कंपनी के 110 से ज्यादा, मतलब 10% से ज्यादा मेंबर अगर किसी दूसरी जगह रिसाइड करते ना, तो उस प्लेस पे भी कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन कर सकती है। ये कहां लिखा है, सेक्शन नंबर 94 में। चलिए ठीक है, ये भी दिमाग में आ गया। ओके चलिए आगे बढ़ते बेटा। मतलब पहले में हमने रूल के बारे में कॉन्सेप्ट आ गया, रूल 2 ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स। ठीक है। चलिए अब तीसरा पार्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा है। बहुत बेहतरीन केस स्टडी है। SCCL कंपनी की बात करें, ये 7th AGM अपनी रख रही है 10 सितंबर को। 10 सितंबर को अपनी AGM रख रही है। ठीक है जी, रखना पड़ेगा। एट द रजिस्टर्ड ऑफिस में रख रही है, बिल्कुल सही है। अभी नोटिस कंपनी ने कब सर्व किया, 21 अगस्त को सर्व किया। 10 सितंबर की मीटिंग है, और ये नोटिस कब सर्व किया, 21 अगस्त को। तो आपको दिख रहा है बेटा कि पक्का वॉल्यूशन है, क्योंकि 21 सेक्शन नंबर नोटिस का क्या है, बोलो मेरे साथ, 101 में क्या लिखा है, जो नोटिस है वो 21 क्लियर डेज की होनी चाहिए। कितने दिन की, 21 क्लियर डेज की होनी चाहिए। तो आपको ये क्लियर कर दिख रहा है कि यहाँ पे शॉर्टर पीरियड की नोटिस है, 21 क्लियर डेज नहीं है। मैं कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा बेटा। अब आगे क्या लिखा देखो आप, शॉर्टर पीरियड की नोटिस दिया। अब more than 78% member gave their consent in convening the AGM at a shorter notice due to ambiguity and possibility of another lockdown starting from 11 September on account of COVID-19। मतलब क्या बोलना चाहता है, ये बोलता है कि जो कंपनी के जो मेंबर है ना, 78% से ज़्यादा मेंबर एग्री हो गए हैं कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो सकता है, तो आप कम दिन की मीटिंग बुला लो। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि बेटा शॉर्टर पीरियड की जो नोटिस है, शॉर्टर पीरियड की नोटिस का लॉ क्या है, कुछ याद आता है आपको। AGM की शॉर्टर पीरियड की नोटिस अगर बुलानी है, AGM शॉर्टर पीरियड नोटिस देकर 21 क्लियर डेज से कम देकर, तो लॉ में क्या लिखा है, लॉ में लिखा है कि कम से कम 95% ऑफ टोटल मेंबर अगर एग्री होते हैं तो शॉर्टर पीरियड की नोटिस वैलिड हो सकती है। यहाँ पे कितने परसेंट है, 78%। मतलब यहाँ पे शॉर्टर पीरियड की नोटिस वैलिड नहीं होगी। ओके, अब थोड़ा और रिवीजन करवा दूं आपको। शॉर्टर पीरियड नोटिस के AGM के अलावा जो बाकी जनरल मीटिंग होती है, जैसे EOGM,
तो वहां पर कितने लोग की कंसेंट चाहिए आपको रिकॉल करा दूं, ये डिपेंड करता है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है कि कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो नॉट लेस देन 95% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट वाले को तैयार होना पड़ेगा, और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो नॉट लेस देन 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर वालों को तैयार होना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी जो ये जो कंपनी की नोटिस है ना, वो 95% मेंबर की कंसेंट चाहिए पर केवल 78% लोगों की कंसेंट दिया, तो ये सही नहीं है। पर ये तो अपन पढ़ते पढ़ते सोच रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो बेटा 3 एमसीक्यू पूछ रहा है, हर एमसीक्यू 2-2 मार्क का है, तो 6 नंबर है। चलिए पहला नंबर क्या लिखा है, विथ रेफरेंस टू द एडवांस लोन एडवांस बाय मिस्टर मोहित। मोहित ने जो एडवांस दिया था कंपनी को, मोहित कौन था, कंपनी का था बेटा डायरेक्टर, याद करो। आगे देखो क्या लिखा है, अप्लाइज वेदर द सेम इज क्लासिफाइड एज डायरेक्ट डिपॉजिट और नॉट। ये डिपॉजिट है कि नहीं है, तो हमको मालूम है कि बेटा ये डिपॉजिट नहीं है, हमको पता है कि डिपॉजिट नहीं है, हम लोग बात कर चुके हैं। पहला बोलता है डिपॉजिट है, दूसरा बोलता है डिपॉजिट है, तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। तीसरा नंबर क्या बोला, नॉट अ डिपॉजिट बिकॉज सच अमाउंट इज रिकॉर्डेड एज लोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एससीसीएल। गलत बात कर रहा है, नॉट अ डिपॉजिट तो ठीक है, पर ये क्या बोला है कि इसने अपने बुक में लोन की तरह रिकॉर्ड किया, इसलिए डिपॉजिट नहीं है। गलत बात है। अरे नाम आप कुछ भी लिखो, लोन लिखो, डिपॉजिट लिखो, एडवांस लिखो, कुछ भी लिखो, नेचर इज इंपॉर्टेंट। कोई भी पैसा कंपनी को अगर मिलता है तो आप चाहे उसको लोन बोलो, चाहे अदरवाइज कोई भी नाम दो, इट अमाउंट्स टू डिपॉजिट। तो पहला पॉइंट गलत हो गया, मतलब ये सही नहीं है। डी नंबर देखो, नॉट ए डिपॉजिट सही हो सकता है। आगे देखो, बिकॉज रिटर्न डिक्लेरेशन इज प्रोवाइडेड मिस्टर मोहित दैट सम ऑफ लोन इज नॉट गिविंग आउट ऑफ फंड और एक्वायर्ड बाय बोरोइंग और एक्सेप्टिंग लोन और डिपॉजिट फ्रॉम अदर। बिल्कुल सही है, यही तो लॉ में लिखा था कि डायरेक्टर डिपॉजिट अगर देता है, कंपनी को डिपॉजिट मिल रहा और डायरेक्टर ने ये डिक्लेरेशन दिया था कि पैसा मैंने उधार लेकर नहीं दिया है, इसलिए डिपॉजिट नहीं है। 100% सही है ये ऑप्शन। ओके, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 क्या लिख रहा है, एससीसीएल जो रजिस्टर ऑफ मेंबर नैनीताल में मेंटेन करा तो उसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं सेक्शन नंबर 94 में। तो देखो क्या लिखा है, आपको पहले क्या बोला है कि रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेंगे या उसी सिटी टाउन विलेज में मेंटेन करेंगे। नहीं बेटा ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मेंबर का रजिस्टर मेंटेन नहीं कर सकते बिना ओआर पास किए। अच्छा आपको याद दिलाऊं, वहां पे 94 में क्या लिखा था कि ऐसे मेंबर, अगर ऐसी कोई प्लेस है जहां पे 1/10 से ज्यादा मेंबर रहते हैं, ज्यादा है ध्यान रखना, 1/10 और मोर नहीं है, मोर देन 1/10 है, तो वहां पर लॉ में ये लिखा हुआ है कि अगर कंपनी उस प्लेस पे मेंटेन करना चाहती है ना, तो कंपनी को जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा दूसरे प्लेस पर आरओए मेंटेन कर सकते हो अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो। कंडीशन नंबर 1, उस दूसरे प्लेस पे 10% से ज्यादा मेंबर रिसाइड करते हैं टोटल मेंबर का, और दूसरा नंबर कंपनी ने जनरल मीटिंग बुला के एसआर पास किया है। तो जहां पे जो भी ऑप्शन में दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वो होगा अपना आंसर। तो देखो देखो देखो, तीसरा नंबर क्या लिखा है, रजिस्टर्ड मेंबर कैन बी केप्ट एट नैनीताल ऑफिस आफ्टर पासिंग एसआर बिकॉज मोर देन 1/10 ऑफ टोटल मेंबर रिसाइड। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज 100% करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3, कंसिडरिंग द प्रोविजन डील विद द लेंथ ऑफ नोटिस ऑफ एजीएम पिकअप द। ठीक है, आपको सही आंसर पिकअप करना है। पहला बोलता है कि नोटिस सर्व जो क्या वो वैलिड नहीं है क्योंकि शॉर्टर लेंथ नीड्स कंसेंटेड ऑफ ऑल द मेंबर। नहीं, गलत बात है, ऑल द मेंबर की कंसेंट नहीं चाहिए। कितने लोग की कंसेंट चाहिए बोलो मेरे साथ, नॉट लेस देन 95% ऑफ टोटल मेंबर। तो फटाफट देख लो भैया कहां पर है, ये वैलिड नहीं बोलता बिकॉज शॉर्टर नीड्स टू कंसेंटेड बाय एटलीस्ट 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल टू वोट देयर एट। बिल्कुल सही है। चलो बाकी भी देख लो, इसमें लिखा है 75% तो वैलिड नहीं होगा, इसमें लिखा है 50% तो भी वैलिड नहीं होगा। आपको लॉ एकदम क्लियर है, 101 का लॉ है जिसमें लिखा है 95% लोग की कंसेंट चाहिए। तो ये हो गया बेटा अपना पॉइंट, सेकेंड नंबर का एमसीक्यू खत्म, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। ओके, तो एक बात देखो, मैं बार बार वापस से आपको याद दिलाना चाहूंगा, कई लोग के मन में ये आता है कि सर ये एमसीक्यू, ये बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, कैसे बनेगा। देखो ये भी तो बड़ा है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत हुई क्या। आपको एक ही चीज दिमाग में रखना है कि लॉ पूरा पढ़ना है आपको, क्योंकि लॉ अगर आपके दिमाग में है ना, आपको आइडिया है ना, तो उस केस में बड़ी आसानी से आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी आंसर दे दोगे, थियोरेटिकल क्वेश्चन का भी आंसर दे दोगे, और इस टाइप का जो केस स्टडी है उसका भी आप आंसर बड़े आराम से दे पाओगे बेटा। तो इसके लिए कोई अलग से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, लॉ को समझने की आवश्यकता है। समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में। हाँ जी, व्हेन अ कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड टू आरओसी। अच्छा थोड़ा सा याद दिलाऊं आपको, हमने सेक्शन नंबर 40 पढ़ा था अंडरराइटिंग कमीशन के बारे में, कि कंपनी चाहे तो अंडरराइटर को कमीशन पे कर सकती है एज पर रूल्स।
और जो रूल है ना, रूल का नाम था कंपनीज ब्रैकेट में प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014, ये रूल का नाम था। अब इस रूल में लिखा हुआ था कि अगर कोई कंपनी अंडरराइटर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, तो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जब कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस आरओसी को डिलीवर करता है ना, तो जिस समय प्रोस्पेक्टस की कॉपी डिलीवर कर रहा है उसी के साथ अंडरराइटिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी भी कॉपी डिलीवर करना पड़ेगा। मतलब अंडरराइटिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉपी अलग से डिलीवर नहीं होती। जब प्रोस्पेक्टस आप आरओसी को जमा करते हो ना, आपको मालूम है ना, पब्लिक को देने के पहले उसकी कॉपी आरओसी के पास जाती है, तो उसी के साथ डॉक्यूमेंट अटैच रहते हैं कुछ, तो उसमें प्रोस्पेक्टस की कॉपी भी अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी अटैच होती है। ठीक है, तो देखो सीधा सीधा ऑप्शन में बात करूं क्या लिखा है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन। बाकी में देखो क्या लिखा है, 3 दिन पहले, फिर ये बोलता है 3 दिन के बाद, एक बोलता है 5 दिन के बाद। नहीं, पहले बाद में नहीं, उसी के साथ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या लिखा है देखो भाई, पृथ्वी सीमेंट लिमिटेड इज डिजायर ऑफ इशूइंग डिबेंचर कैरिंग वोटिंग राइट। डिबेंचर वोटिंग राइट वाले, अरे कुछ याद आ रहा है, सेक्शन नंबर 71 डिबेंचर का एक ही सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 71, और 71 में साफ साफ क्या लिखा था, कोई भी कंपनी ऐसा डिबेंचर इशू नहीं कर सकती जिसपे वोटिंग राइट हो। मतलब ये बिल्कुल गलत है। तो सीधा सीधा देखो ये वाला ऑप्शन डी साफ साफ लिखा है ना कि कंपनी वोटिंग राइट वाले डिबेंचर इशू कर ही नहीं सकती, बात ही खत्म। चलो आगे बढ़े। इसके बाद मेरा पार्ट है सीधा 6 नंबर, पढ़ते हैं बेटा क्या लिखा है। इफ अ कंपनी चेंज इट्स नेम विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट। देखो थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, यह बात करता है अगर कंपनी अपने नाम को बदलती है, तो मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 12, एक था 13 और एक था 16। नेम के बारे में 3 सेक्शन थे, एक था 12, एक था 13, एक था 16। जो 13 और 16 है ना, ये नेम चेंज करने के बारे में। 13 में था कि वॉलेंट्री नाम चेंज करना, 16 में था रेक्टिफिकेशन, नाम कुछ गलत हो गया तो उसको रेक्टिफाई करना। और जो 12 है ना, उसमें लिखा था कि नेम का इंपॉर्टेंस है। मतलब जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह है ना, उसके बाहर में कंपनी का नाम पेंट होता है, प्रिंट होता है, अफिक्स करते हैं, वो सब आपने पढ़ा था। फिर जो कंपनी के जो इनवॉइस है, लेटर हेड है, उसमें कंपनी का नाम होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी उसी में 12 में कि जब भी कंपनी का नाम बदलता है, तो जो नया नाम कंपनी ने रखा है ना, तो नए नाम के साथ पुराने नाम को भी आपको लिखते रहना पड़ेगा। जहां जहां आप नया नाम लिखोगे ना, तो अगले 2 साल तक, कितने साल तक बोलो मेरे साथ, 2 साल तक, अगले 2 साल तक जब जब नया नाम कहीं पर भी प्रिंट करोगे, पेंट करोगे, अफिक्स करोगे, प्रिंट करोगे, पेंट करोगे, अफिक्स करोगे, तो नए नाम के साथ साथ पुराना नाम भी लिखना पड़ेगा, ताकि हर किसी को पता रहे कि अच्छा ये वही वाली कंपनी का नाम बदला है। तो इसलिए पुराने नाम को 2 साल तक आपको साथ साथ चलाना पड़ता है नए नाम के। तो पढ़िए क्या लिखा है। पहला क्या बोला है कि ओल्ड नाम अब अलाउ ही नहीं है, अलाउ है, 2 साल तक अलाउड है। तो सीधा ऑप्शन देखो बेटा, ये ऑप्शन डी सीधा देख लो, क्योंकि क्या लिखा है, ओल्ड नेम शुड बी प्रिंटेड फॉर नेक्स्ट 2 ईयर अलॉन्ग विद द न्यू नेम। तो ये सेक्शन नंबर 12 का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद आ रहा होगा। चलो बेटा आगे बढ़े। ये सब मैं बाद में लूंगा। इसके बाद और कौन सा है, हाँ जी बेटा, अब मैं आता हूं ओके, एक और क्वेश्चन है, हाँ जी 30 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है, एक्सीलेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। मिस्टर आइलम इशूड अ चेक 25,000 2 फरवरी। तो ये 2 फरवरी को आपने क्या इशू किया, इसने क्या इशू किया, चेक इशू किया। ठीक है जी, लिख देता हूं, टू मिस्टर गांधी। ये चेक किसको दिया, गांधी को। मतलब जो आइलम है, आइलम ने, ए ने, गांधी मतलब जी, ए ने जी को चेक इशू किया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विच वॉज डिपॉजिटेड बाय गांधी ऑन 16 मार्च। 16 मार्च को ये जो चेक है वो चेक किया हुआ, चेक डिपॉजिट किया बैंक में इन्होंने। ठीक है, गांधी जी ने। आगे, द सेट चेक गॉट डिसऑनर ऑन 17 मार्च। 17 मार्च को क्या हुआ, चेक डिसऑनर हो गया। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में भी आपको ना इतनी सारी डेट या बहुत सारी जब बनाएंगे ना, तो लिखते जाना, पढ़ते जाना, कहीं पे पेंसिल में लिखते जाना, नहीं तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे को दिख रहा है बहुत सारी डेट है, तो मैं लिखते जा रहा हूं ताकि मुझे बार बार मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आगे, बाय द बैंक साइटिंग इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। चेक डिसऑनर हो गया, उसका रीजन क्या है, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। ठीक है जी, आगे,
गांधी ने डिमांड किया पेमेंट आइलम को। भाई जब डिसऑनर हुआ तो गांधी जी ने आइलम को बोला भैया पैसा दो, आपका चेक डिसऑनर हो गया। याद आ रहा है क्या लिखा है? याद आ रहा है? मेरे को तो याद आ गया बेटा, 138 की याद आ रही है मेरे को, याद आ रही है 138 तेरी याद आ रही है। 138 याद दिलाऊं आपको? 138 में लिखा था कि अगर किसी का चेक डिसऑनर होता है तो होल्डर ड्रॉवर के ऊपर जिसने चेक इशू किया 138 का केस लगा सकता है, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट थी। वो क्या टाइम लिमिट थी? 30 डेज, 15 डेज, 1 मंथ। बोलो मेरे साथ क्या लिखा है? 30 डेज, 15 डेज, 1 मंथ। कुछ याद आ रहा है क्या था? 30 डेज का मतलब ये था कि जिस दिन चेक डिसऑर्डर हुआ ना, उसके 30 दिन के अंदर जो होल्डर है वो ड्रॉवर को एक नोटिस देगा कि आपका चेक डिसऑर्डर हो गया। मतलब गांधी जी को, आइलम को 30 दिन के अंदर, जिस दिन उनको पता चला ना गांधी जी को चेक डिसऑर्डर हो गया, उसके 30 दिन के अंदर ये आइलम को नोटिस देंगे। उसके बाद अगले 15 दिन क्या मतलब हुआ? जिस दिन आइलम को नोटिस मिलेगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, जिस दिन आइलम को नोटिस मिला, रिसीव हुआ, जिस दिन आइलम को नोटिस रिसीव हुआ गांधी जी का, उसके 15 दिन तक गांधी जी वेट करेंगे कि पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्या बोला मैंने? आइलम की जवाबदारी है कि जिस दिन उसको नोटिस मिली ना, अगर वो 138 से बचना चाहता है ना, तो जिस दिन उसको नोटिस मिली उसके 15 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन फिर तीसरा पॉइंट क्या है? गांधी जी 15 दिन तक वेट करेंगे कि पैसा आ रहा है। 15 दिन खत्म हो गया, आइलम ने पैसा नहीं दिया, तो उस केस में अब गांधी जी आइलम के ऊपर 138 का केस करना चाहते हैं, तो 1 महीने के अंदर कोर्ट में जा सकते हैं, अगले 1 महीने के अंदर कोर्ट में जा सकते हैं। यह अलग बात है कि कोर्ट 1 महीने के टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है रीजनेबल कॉस्ट पर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा है? यहां तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, 138 का है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? हाँ जी, मिस्टर गांधी डिमांडेड द पेमेंट ऑफ आइलम इशूइंग द नोटिस ऑन 31 मार्च। देखो अब क्या हुआ, 31 मार्च को गांधी जी ने क्या किया? इशू किया नोटिस, आइलम को नोटिस भेजा अपने यहां से, ठीक है जी, विच वॉज रिसीव्ड बाय आइलम ऑन 2 अप्रैल। लेकिन 2 अप्रैल को ये नोटिस जो है ना वो आइलम ने रिसीव किया 2 अप्रैल को। तो रिसीव की डेट इंपॉर्टेंट है, आपने कब भेजा उससे इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है जी। चलिए अच्छा, एक चीज सोच रहा, एक यहां पे एक चीज जो सोचने वाली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या ये नोटिस वैलिड है पहले? तो नोटिस कब देना पड़ेगा? 30 दिन के अंदर। कब से? जिस दिन डिसऑनर हुआ। तो देखो डिसऑनर हुआ 17 मार्च को और नोटिस भेज दिया 31 मार्च को, मतलब बिल्कुल 30 दिन के अंदर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आगे बढ़ते हैं। अज्यूमिंग दैट आइलम फेल टू मेक द पेमेंट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, मतलब आइलम ने पेमेंट नहीं किया स्पेसिफाइड टाइम, मतलब 15 दिन के अंदर, तो क्या बोलता है? लास्ट डेट बाय विच गांधी, हाँ अब क्या बोल रहा है आपको बताना, लास्ट डेट बाय विच गांधी कैन कंटिन्यू द कोर्ट। मैंने क्या बोला? सुनो वापस से, जिस दिन आइलम को नोटिस मिला उसके 15 दिन तक गांधी जी को वेट करना पड़ेगा पैसा प्राप्त करने के लिए। उस 15 दिन में भी पैसा नहीं मिला तो 15 दिन खत्म होने के बाद अगले 1 महीने के अंदर ये कोर्ट में जा सकते हैं। तो अब मैं कैलकुलेट करता हूं डेट। देखो बेटा, आइलम को नोटिस कब मिला? 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल में 15 दिन जोड़ दो, तो ये कितना हो गया? 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल तक गांधी जी वेट करेंगे पैसे प्राप्ति के लिए। 17 अप्रैल खत्म हो गया और पैसा नहीं मिला, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, तो इससे 1 महीने के बाद, इसके 1 महीने तक कोर्ट में जा सकते हैं। तो 17 अप्रैल से 1 महीने मतलब कितना हो गया? 17 मई। तो कोर्ट में कब तक जा सकते हैं? 17 मई। तो देखो देखो ऑप्शन ए में क्या लिखा है? ऑप्शन ए में क्या लिखा है? 17th में। तो 17th में तक ये कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो ये हो गया बेटा अपना डिवीजन ए, मतलब जो 30 नंबर का जो एमसीक्यूज है, ये अभी जो मेरा पार्ट है वो मैंने कंप्लीट करा दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। डिवीजन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या लिखा है? OEMR लिमिटेड, लिमिटेड है मतलब पब्लिक कंपनी, दिमाग को इंस्ट्रक्शन देते रहना। प्राइवेट लिमिटेड दिखा मतलब प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। और सब्सिडी ऑफ PQR लिमिटेड, ठीक है जी, मतलब ये दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडी का रिश्तेदार, बाप बेटे का रिश्ता है, ठीक है जी। हाँ, डिसाइड टू गिव अ लोन ऑफ 4 लाख टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ये जो कंपनी है ना, ये लोन देना चाहती है कितने का? 4 लाख रुपए का। किसको? अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जिसका नाम है श्याम कुमार। श्याम कुमार को लोन देना चाहते हैं, लोन देना चाहते हैं, लोन देना चाहता है, कंपनी अपना लोन देना चाहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु डज नॉट फॉल कैटेगरी इन द की मैनेजर पर्सन, ठीक है। और ये जो श्याम कुमार है ना, ये कंपनी का KMP नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं।
और इसकी सैलरी है 40,000 रुपए पर मंथ की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। टू बाय 500 पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1,000 ईच इन OEMR लिमिटेड। इन OEMR लिमिटेड। बेटा मेरे को लगता है कि आपके दिमाग में आ चुका होगा, फटाफट आपको रिकॉल करा दूं। 77 कुछ याद है आपको? सेक्शन नंबर 67, सेक्शन नंबर 67 कुछ याद है आपको? 67 में लिखा था कि कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर परचेस करने के लिए, कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर परचेस करने के लिए ना तो खुद परचेस कर सकती है, ना किसी और को अपने शेयर परचेस करने के लिए लोन, गारंटी, सिक्योरिटी दे सकती है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन थे, और वो एक्सेप्शन क्या था सुनना। वो एक्सेप्शन था कि पहला, जो कंपनी है ना अपने एम्प्लॉय को लोन दे सकती है। एक कंपनी अपने शेयर परचेस करने के लिए अपने एम्प्लॉय को लोन दे सकती है, लेकिन ये जो एम्प्लॉय है ना, वो एम्प्लॉय कंपनी का डायरेक्टर या KMP नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के ना कोई भी कंपनी KMP डायरेक्टर के अलावा बाकी जो एम्प्लॉय है उनको लोन दे सकती है। लेकिन फिर और भी कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या थी? मैक्सिमम वो लोन कितना हो सकता है? मैक्सिमम 6 मंथ सैलरी वेजेस। मतलब उस एम्प्लॉय का जो सैलरी वेजेस है ना, उसे 6 महीने से ज्यादा, उसकी 6 महीने की सैलरी वेजेस से ज्यादा का लोन नहीं दिया जा सकता। और तीसरा नंबर था, आप जब लोन दोगे ना, वो केवल फुल्ली पेड अप शेयर परचेस करने के लिए लोन दोगे। केवल फुल्ली पेड अप शेयर परचेस करने के लिए लोन दोगे। कुछ याद आ रहा है आपको? तो अब जरा पढ़ते हैं, यहां पे क्या लिखा है। ये श्याम कुमार को दे रहे हैं, और ये श्याम कुमार KMP नहीं है। मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, मतलब लोन दे सकती है। अब जरा देखो लोन कितना दे रही है, 4 लाख रुपए, जबकि इसकी सैलरी कितनी है? 40,000। तो 40,000 का 6 टाइम्स कर लो, 6 महीने का कितना हो गया? 2,40,000। मतलब कंपनी कितना दे रही है? 4 लाख, जो कि गलत है। कितना दे सकती है? मैक्सिमम 2,40,000। अच्छा जी, तीसरा कंडीशन देखो, कंपनी इसको कौन सा शेयर परचेस करने के लिए दे रही है? पार्टली पेड अप, जबकि लॉ में क्या लिखा है? फुल्ली पेड अप। मतलब कुल मिला के ये जो लोन है, ये लोन वैलिड नहीं होगा। उसके 2 रीजन है, एक तो 6 महीने से ज्यादा का है, और दूसरा फुल्ली पेड अप परचेस करने के लिए लोन दे सकते हैं, आप पार्टली पेड अप के लिए लोन नहीं दे सकते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद अब आते हैं पॉइंट नंबर D। ये बाकी जो मैं छोड़ रहा हूं आपको मालूम है ना, मैंने आपको पहले ही आपको क्लियर कर दिया, मैं अभी पहले क्या कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर D पे। ये क्या है लिखा देखो, A draws a bill on Q for 10,000, सॉरी P ने Q पर 10,000 रुपीज का एक बिल ड्रॉ किया। ठीक है जी, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है। आगे Q ने उसका एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ऑन मैच्योरिटी पर ये डिसऑनर हो गया नॉन पेमेंट की वजह से। अभी P ने Q पर केस कर दिया। ठीक है जी, ये तो केस करेगा ही करेगा, क्योंकि इसने पैसा नहीं दिया 10,000 रुपए का। Q ने कोर्ट में प्रूव कर दिया कि उसने 7,000 की वैल्यू के लिए बिल को एक्सेप्ट किया था, और 3,000 रुपए केवल अकोमोडेशन के लिए था, उसकी हेल्प करने के लिए दिया गया था। और आपको बोला कि बताइए P क्या 10,000 रुपए के लिए सक्सेस होगा? सुनो मेरी बात, क्या हुआ? P ने Q पे 10,000 रुपए का बिल लिखा, Q ने एक्सेप्ट करके P को दे दिया। मैच्योरिटी पर Q ने पेमेंट करने से मना कर दिया। मैटर कोर्ट में चले गया, कोर्ट में Q ने प्रूफ कर दिया। Q ने क्या बोला कि जो 10,000 रुपए का बिल मैंने एक्सेप्ट जरूर किया था, पर मेरा कंसेशन साथ आ रखा था। 3,000 तो मैंने विदाउट कंसेशन एक्सेप्ट कर लिया था, तो मैं 10,000 रुपए नहीं दूंगा। कुछ याद आता है? लॉ 2 सेक्शन थे, 43 और 44। 43 और 44 मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। देखो आगे एग्जाम में क्वेश्चन 43 था, अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसेशन लिखा जाता है तो, और 44 था अगर इंस्ट्रूमेंट में पार्शियल कंसिडरेशन है। कौन सा कंसेशन है? पार्शियल कंसेशन है। तो 44 में क्या लिखा था? अगर पार्शियल कंसेशन है तो उस केस में जितना कंसेशन होगा उतना ही होल्डर पैसा वसूल कर सकता है। जितना कंसेशन है उसी हद तक, उसी एक्सटेंट तक आप पैसा वसूल कर सकते हो। तो यहां पे 10,000 में से 7,000 प्रूव हो गया लिख रहा है, तो 7,000 का कंसेशन है। इसका मतलब केवल 7,000 रुपीज आप रिकवर कर पाओगे, 3,000 रिकवर नहीं कर पाओगे। तो जो मिस्टर P है वो केवल कितना रिकवर कर पाएगा? 7,000 रुपीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाँ जी, अब मैं लेता हूं पॉइंट नंबर B। कौन सा? सेकंड का B। पढ़ते हैं क्या लिखा है। रंजीत एक्वायर्ड प्रॉपर्टी फ्रॉम ABC लिमिटेड। ठीक है, मतलब रंजीत ने प्रॉपर्टी परचेस की है ABC लिमिटेड से, कंपनी से परचेस किया है, ये एक इंडिविजुअल है। आगे, विच वॉज मॉर्गेज टू OK बैंक
ये कंपनी ने इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया था ओके बैंक में, ठीक है। देखो मतलब हो रहा क्या रहा था, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, ये एक बैंक है ओके बैंक, क्या नाम है जबरदस्त। अब ये क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये प्रॉपर्टी थी मॉर्गेज, ठीक है जी। अब क्या हुआ, ये जो प्रॉपर्टी को इस प्रॉपर्टी को एबीसी लिमिटेड ने रंजीत को बेच दिया, सोल्ड कर दिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। हाँ, he settled the dues to OK Bank in full and the same was registered with sub registrar who noted that mortgage has been settled। मतलब क्या हुआ, रंजित ने ओके बैंक को पूरा पे कर दिया, पूरा पे कर दिया, मतलब प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज फ्री हो गई देखा जाए तो। मतलब इसी को क्या बोलते हैं, कुछ याद आ रहा है, इसको बोलते हैं बेटा चार्ज सेटिस्फाई हो गया, चार्ज सेटिस्फाइड हो गया। तो ये सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है। तो सेक्शन नंबर कौन सा आता है, सेक्शन नंबर आ जाता है 82 भी आ जाता है, 83 भी आ जाता है। दो सेक्शन आते हैं 82 83। पहले सुनो मेरी बात, अब मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या था। जब भी चार्ज सेटिस्फाइड होता है, चार्ज सेटिस्फाइड होने का मतलब क्या हो गया कि अगर जो बैंक है ना, बैंक को पूरा पैसा मिल गया तो चार्ज सेटिस्फाइड हो गया। तो जब चार्ज सेटिस्फाइड होता है तो सेक्शन 82 अट्रैक्ट होता है, और 82 में कंपनी के ऊपर जवाबदारी दी गई है कि जो कंपनी है ना, जिस दिन चार्ज सेटिस्फाइड होगा उसके 30 दिन के अंदर कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म करेगा दैट चार्ज हैज बीन सेटिस्फाइड। मतलब पर्टिकुलर ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और ये तो मालूम है कि अगर कंपनी नहीं कर पाता तो बैंक भी कर सकता है, ठीक है। ये था 82। अब 83 में एक और कॉन्सेप्ट लिखा था सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज में, वो क्या लिखा था समझिएगा। 83 में बेसिकली आरओसी को पावर दिया गया था, 83 में आरओसी को पावर दिया गया था। अगर जो कंपनी ने आरओसी को चार्ज सेटिस्फाइड हो गया उसकी जानकारी नहीं दिया ना, लेकिन आरओसी को कहीं और से पता चल गया सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ कि ये चार्ज सेटिस्फाइड हो चुका है, तो भले कंपनी ने आरओसी को नहीं बताया, लेकिन 83 में आरओसी को पावर दिया गया है कि आरओसी को अगर कहीं और से भी पता चल गया ना कि चार्ज सेटिस्फाइड हो गया, तो आरओसी सेटिस्फेक्शन को अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेगा, आरओसी सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेगा, और जितने भी अफेक्टेड पार्टी हैं उनको 30 दिन में बता देगा कि हमने चार्ज को सेटिस्फाइड कर दिया। मतलब 82 83 मिला के पढ़ोगे ना तो क्या मतलब हुआ कि चार्ज सेटिस्फाइड होता है तो कंपनी को आरओसी को बताना चाहिए 30 दिन के अंदर। लेकिन 83 में क्या लिखा है कि अगर कंपनी ने नहीं भी बताया और आरओसी को एविडेंस मिल गया कहीं और से भी कि चार्ज सेटिस्फाइड हो गया, तो वो अपने रजिस्टर में चार्ज को सेटिस्फाइड कर देगी, और कंपनी जो भी अफेक्टेड पार्टी उनको बता दिया जाएगा कि हमने चार्ज को सेटिस्फाइड कर दिया है। तो अब पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि ओके बैंक को पैसा मिल गया, मतलब चार्ज सेटिस्फाइड हो गया। इसको सब रजिस्ट्रार को रजिस्टर भी कर दिया गया है, ठीक है, कि मॉर्गेज हो गया, पूरा सेटल हो गया। लेकिन नाइदर द कंपनी नॉर ओके बैंक हैज फाइल्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज विद आरओसी। लेकिन आरओसी को ना तो कंपनी ने बताया ना ओके बैंक ने बताया, दोनों में से किसी ने नहीं बताया, ठीक है। कैन मिस्टर रंजीत अप्रोच द आरओसी। अब ये कौन बताने जा रहा है, रंजीत, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हो गई ना अब तो वो चाहेगा कि मेरी प्रॉपर्टी सेव रहे। तो वो क्या किया, मिस्टर रंजीत आरओसी को अप्रोच करता है, तो क्या उसको रिलीफ मिलेगी? यस, क्योंकि 83 का लॉ अट्रैक्ट होगा, और 83 में लिखा है कि आरओसी को कहीं और से मतलब रंजीत से पता चला, अरे रंजीत कंसर्न पर्सन है तो रंजीत भी अप्रोच कर सकता है, और आरओसी को अगर आपने एविडेंस दे दिया तो आरओसी चार्ज को सेटिस्फाइड कर देगा। और जितने भी अफेक्टेड पार्टी है, अफेक्टेड पार्टी कौन, एबीसी लिमिटेड, रंजीत और ओके बैंक, तीनों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि चार्ज हैज बीन सेटिस्फाइड। ओके, तो बिल्कुल हमारे रंजीते को बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अजी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं लेता हूं पॉइंट नंबर डी, ये एनआई एक्ट का है। पढ़ते हैं बेटा क्या लिखा है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹1 लाख, एक्स एक्सेप्टेंस टू द बिल इज फोर्स्ड। एक्स की एक्सेप्टेंस फोर्ज थी, ठीक है जी। फोर्जरी का कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है बोलो मेरे साथ, फोर्जरी। जैसी फोर्जरी का नाम आता है आपके दिलो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि फोर्जरी इज नल एंड वॉइड, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, इट इज जीरो, इट इज नल एंड वॉइड, इट इज जीरो, बिग जीरो। चलो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। ए टेक्स द बिल फ्रॉम हिज कस्टमर फॉर वैल्यू एंड इन गुड फेथ। देखो हुआ क्या समझो, एक्स के साथ यहां पे हुई है फोर्जरी, ठीक है। अब इसने किसी को ट्रांसफर किया होगा, अब ये घूमते घूमते किसके पास आ गया है,
ए को किसने दिया था? ए का जो कस्टमर है उसने इस बिल को दिया था ए को, और ए ने यहां पे गुड फेथ में लिया है, कंसेशन के बदले में लिया है। मतलब ये बोलना चाहता है बेटा ए कौन है? HIDC है। ठीक है, ए कौन है यहाँ पे? HIDC है। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। बिफोर द बिल बिकम पेबल स्टेट विद रीजन वेदर ए इज कंसिडर्ड एज HIDC एंड वेदर ही कैन रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल फ्रॉम एक्स। तो बड़ा जरा समझिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले HIDC के बारे में पूछा है ना, तो आप सेक्शन नंबर 9 लिखो। सेक्शन 9 याद है? सेक्शन 9 था होल्डर HIDC कब कहलाता है? हमने क्लास में डिस्कस किया था, कोड वर्ड CMD। एक HIDC बनने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए। CMD, अगर कोई होल्डर HIDC बनना चाहता है 3 कंडीशन, पहला कंसिडरेशन के बदले में उसको बिल मिलाओ, दूसरा C फॉर कंसेशन, M फॉर मैच्योरिटी डेट, उसको इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिटी डेट के पहले मिलाओ, और तीसरा डिफेक्ट फ्री हो, मतलब उसको डिफेक्ट की जानकारी नहीं होना चाहिए, उसको डिफेक्ट की जानकारी नहीं होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो 1% कौन बन जाता है? HIDC। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिस्टर ए को इस बात की जानकारी नहीं है कि फोर्जरी हुई है। इसने साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि इसने वैल्यू का मतलब कंसेशन के बदले में लिया है, गुड फेथ में लिया, मतलब उसको डिफेक्ट की जानकारी नहीं है, और पेबल होने के पहले लिया है। इसका मतलब ये 100% HIDC है। तो ए जो है ना वो HIDC है, तो पक्का हो गया। अब वैसे आमतौर पे अगर हम देखें ना तो लॉ में लिखा है कि HIDC को प्रिविलेजेस मिलता है, जिसने ट्रांसफर किया ना उसका टाइटल डिफेक्टिव भी होता है ना तो भी HIDC को गुड टाइटल मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर फोर्जरी का केस है तो लॉ बोलता है कि फोर्जरी इज नल एंड वॉइड। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, फोर्जरी इज नल एंड वॉइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्जरी हुआ ना तो जो HIDC है उसको भी गुड टाइटल नहीं मिलेगा। फोर्जरी के केस में HIDC को भी गुड टाइटल नहीं मिलेगा। सुनो बेटा, इसका लॉजिक है, एक होता है नो टाइटल, एक होता है डिफेक्टिव टाइटल। बोलो मेरे साथ, एक होता है नो टाइटल, एक होता है डिफेक्टिव टाइटल। अगर फ्रॉड का केस होता, कौन सा केस होता? फ्रॉड का केस होता, तो फ्रॉड में टाइटल तो होता है लेकिन टाइटल डिफेक्टिव होता है। क्या मतलब हो सर बताओ? भाई मान लो आपने फ्रॉड करके कोई इंस्ट्रूमेंट लाया, फ्रॉड करके किसी के साथ, तो आपका टाइटल है पर डिफेक्टिव है, और आपने मुझे ट्रांसफर कर दिया, मेरे को नहीं पता, मैं HIDC हूं, तो मैं आपसे पैसा वसूल कर सकता। मैं वो जो भी प्राइमरी लायबल पार्टी है ना, जैसे बिल में ड्रॉ एक्सेप्टर मैं उसके पास जाके पैसा वसूल कर सकता हूं। लेकिन अगर फोर्जरी का केस है, आपने कहीं से फोर्जरी करके आपके पास फोर्जरी इंस्ट्रूमेंट और मेरे पास आ गया, तो फोर्जरी में टाइटल ही नहीं है, और आपके पास कोई टाइटल ही नहीं है क्योंकि फोर्जरी इज नल एंड वॉइड। तो फोर्जरी के केस में HIDC को भी पैसा वसूल करने का अधिकार नहीं है। इसका सिंपल ये हुआ कि HIDC को जब डिफेक्ट फ्री टाइटल होता है तब तो गुड टाइटल मिलता है, लेकिन फोर्जरी में तो टाइटल ही नहीं होता, इसलिए यहाँ पे HIDC को कोई टाइटल नहीं मिलेगा। मतलब HIDC है लेकिन उसको रिकवरी का राइट नहीं है क्योंकि फोर्जरी इज नल एंड वॉइड। ओके, चलिए अब ये मेन सेक्शन नंबर 9 के ऊपर आपको बेस करके लिखना है HIDC के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं 3A, पढ़ते हैं भाई क्या लिखा है। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटेंड टू फॉर्म, एक कुछ लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम है बडिंग पायलट फ्लाइंग क्लब। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये सब आगे छोड़ो, आप सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हैं। केवल हाईलाइटेड वर्ड को देखो बेटा, मतलब कुछ लोग मिलकर लिमिटेड लायबिलिटी के लिए कंपनी बना रहे हैं जिसको सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हैं। रुक जाओ मेरे साथ, सेक्शन नंबर 8 को याद करो मेरे बेटे। देखो बच्चों, दोस्तों, सेक्शन 8 में लिखा था कि अगर NPO नॉट फॉर प्रॉफिट, अगर आपका पर्पस है तो आप सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हो, बना सकते हैं आप, लेकिन 3 बेसिक कंडीशन है यहाँ पे। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको ध्यान रखा जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट बिजनेस करना नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि चैरिटेबल वर्क करना, रिलीजियस वर्क करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, ये सब होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट लिखा है कि आपका जो प्रॉफिट या इनकम, आपकी जो प्रॉफिट और इनकम अगर होती भी है, क्योंकि चैरिटी मिलेगी, डोनेशन मिलेगा तो इनकम होगी, लेकिन उस इनकम को उपयोग केवल अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में लगाना है और किसी दूसरे पर्पस के लिए नहीं लगा सकते। और तीसरा, ये जो कंपनी है, ये कंपनी अपने मेंबर को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती किसी भी हालत में,
जब तक कंपनी चल रही है तभी भी नहीं कर सकती, इवन वाइंडिंग अप के बाद भी नहीं कर सकती। मतलब किसी भी हालत में ये अपने डिविडेंड को, मतलब अपने प्रॉफिट को अपने मेंबर को डिवाइड नहीं कर सकती, मतलब डिविडेंड नहीं बांट सकती। कंपनी चल रही है उस समय भी और कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई उस समय भी, मतलब डिविडेंड बांटना वर्जित है मरते दम तक, मरने के बाद भी। ठीक है, चलो ये हमको याद आ रहा होगा पढ़ते पढ़ते। अच्छा एक चीज और याद दिला दूं आपको, जब बात चली है, जब ये कंपनी का वाइंडिंग अप होता है ना बेटा, चलो एक काम करता हूं मैं एक बार पढ़ लेता हूं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है आगे। कंपनी सेक्शन 8 कंपनी बनी फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, मतलब ये प्रपोज करें कि भाई ऐसा कंपनी, ये लिखा ना इंटेंट टू फॉर्म, मतलब कंपनी बनी नहीं, बनाने के बारे में विचार चल रहा है कि हम लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, सेक्शन 8 में कंपनी बनाएंगे, 10 साल तक हमारी कंपनी चलाएंगे, हम लोग चैरिटी वगैरह करेंगे, देयर आफ्टर उसके बाद हम 10 साल के बाद क्लब को कर देंगे डिसॉल्व। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे, एंड द सरप्लस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी इफ एनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर एज यूजुअल प्रोसीजर अंडर द कंपनीज एक्ट। क्या बोल दिया? अब इन्होंने क्या ख्वाब सचा है मालूम आपको? देखो क्या बोला, कंपनी बनाते हैं, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी बनाएंगे, लोगों का डोनेशन आएगा, हम चैरिटी करेंगे बिंदास 10 साल के बाद। लेकिन 10 साल के बाद जब कंपनी बंद हो गया ना, तो जितना पैसा बचता है कंपनियों में, जितना पैसा बच जाता है लायबिलिटी को पे करने के बाद, तो मेंबर का ही बढ़ता है। तो इन्होंने भी क्या बोला, लिख दिया कि हम यह 10 साल के बाद जब हमारी कंपनी बंद करेंगे ना, तो उस समय अगर कोई एसेट बचा तो हम जितने भी मेंबर है आपस में बांट लेंगे। कुछ हुआ बेटा? आपको होना चाहिए। हाँ समझ गए, हमने अभी भी बात किया कि कंपनी के जो मेंबर है, सेक्शन 8 कंपनी अगर आप बनाना चाहते हो तो मेंबर कभी भी, जब तक कंपनी चल रही है तभी भी प्रॉफिट नहीं बांट पाएंगे, और इवन कंपनी बंद होती है उस समय भी अगर सरप्लस बच गया तो सरप्लस मेंबर नहीं बांट सकते। तो कुछ याद आ रहा है? फिर होगा क्या भाई मान लो कंपनी बंद हो गई, जब बंद हो गई उसके बाद मान लो 50 लाख रुपए पड़े हुए, तो क्या 50 लाख रुपए कैश छोड़ के चले जाएं सब मेंबर? बांटे नहीं तो क्या करें? आपको याद दिलाता हूं, लॉ में लिखा है बेटा सेक्शन 8 में कि वाइंडिंग अप के समय जो पैसा बचेगा, नेट एसेट बचा, तो कंपनी के पास दो ही ऑप्शन है। पहला, मतलब गवर्नमेंट भी कर सकता है काम, ये जितना भी पैसा बचा ना, नेट एसेट बचा ना, उसको दूसरी सेक्शन 8 कंपनी जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है उसको ट्रांसफर कर दो। मतलब ये जो प्रॉफिट है ना, जो बच गया ना आपके पास 50 लाख रुपए, उसको खत्म कैसे किया जाएगा? क्योंकि मेंबर को तो बांटना नहीं है। दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली जो दूसरी सेक्शन 8 कंपनी है उसको दे दो, आप उसमें ट्रांसफर कर दो, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है, अगर वो नहीं है ना, तो रिहेबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड में ये पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा। बेचने से अगर 50 लाख रुपए मिला ना, कोई दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में ट्रांसफर नहीं करना है, तो दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट का जो रिहेबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड है, उस फंड में इस 50 लाख को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब किसी भी हालत में ये पैसा मेंबर को नहीं बट सकता। ओके, तो अब आपको क्या बोल रहा है बताइए, क्या इनका प्रपोजल फिजिबल है? आंसर इज नो, प्रपोजल इज नॉट फिजिबल। क्यों फिजिबल नहीं है? क्योंकि कंपनी ऐसे ऐसे सपने सजा के रखी कि मेंबर पैसे बांट लेंगे, तो फिजिबल ऑप्शन नहीं है। ओके, आगे बढ़े, चलो बेटा अब आते हैं हम पॉइंट नंबर सी पर। पढ़ते हैं क्या लिखा है। सी ड्रॉज अ बिल ऑन वाई, सॉरी एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई, ठीक है जी। एक्स ने वाई पर एक बिल ड्रॉ किया, मतलब आपको मालूम है एक्स हो गया ड्रॉवर और वाई कौन हो गया? ड्रॉई। एनआई के दिख रहा है अपने को। साइंस इट इन फिक्टिशियस नेम ऑफ जेड, लेकिन इसने ड्रॉवर जेड एक्स है, लेकिन उसने कोई काल्पनिक नाम लिख दिया जेड। काल्पनिक नाम का मतलब यहां पे क्या है? जो एक्चुअल में कोई पार्टी नहीं है, किसी का भी नाम लिख दिया। जैसे मेरे को दिख गया, मेरे को नाम दिमाग में आ गया आसाराम, तो मैंने लिख दिया आसाराम, जबकि मेरा आसाराम से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैंने उसको पे ही किसको बना दिया? जेड को। एक्स ने नाम लिख दिया जेड का, फिक्टिशियस पर्सन है। कुछ याद आ रहा है? फिक्टिशियस पर्सन जैसे ही आता है तो सेक्शन नंबर 42 की याद आती है। फिक्टिशियस नेम से बिल लिखा जाता है, इसको बोलते हैं फिक्टिशियस बिल। सेक्शन नंबर 42 मैंने इंपॉर्टेंट कराया था, देखो बेटा आ गया। यही तो खास बात है, क्लास में सुन लो बेटा, हम जो बोलते हैं उसको मान लिए करो तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि हम नहीं बोलते, हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। तो ये 42 के ऊपर क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। इवन जितने भी क्वेश्चन आपने देखा ना, सब अपने क्लास में किए हुए, सारे के सारे क्वेश्चन अपने क्लास में किए हुए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। हाँ अब क्या हुआ? द बिल इज पेबल टू द ऑर्डर ऑफ जेड,
ठीक है, मतलब अरे फिक्टिशियस बिल का मतलब ही क्या होता है, जहां पे जो एक्चुअल ड्रॉअर है ना वो अपनी आइडेंटिटी छुपा देता है, वो किसी और का नाम लिख देता है। तो इसने क्या किया, लिख रहा है एक्स, लेकिन वो नाम पेबल किसको लिख रहा है, जेड को, मतलब एक्स लिख रहा है और एक्स ने क्या लिखा, पे टू जेड, जबकि जेड तो कोई पर्सन ही नहीं है। तो कुल मिला के लिखा, फिर वाई को बोला कि तुम साइन करो, वाई ने साइन किया, और ये किसके पास है, एक्स के पास पड़ा हुआ है, लेकिन नाम एक्स का नहीं, किसका नाम है, जेड, और जेड कौन है, फिक्टिशियस पर्सन, कोई पर्सन ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखो, एम ऑब्टेन द बिल फ्रॉम एक्स। अब जरा सोचो क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, भाई जेड तो है ही नहीं, लेकिन नाम किसका लिखा है, जेड का, पर एक्चुअली में पर्सन कौन है, एक्स है, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट पड़ा है। एक्स ने क्या किया, इसको आगे ट्रांसफर कर दिया एम को, ठीक है, आगे। और ये एम के बारे में क्या बोला, ये एचआरडीसी है। तो मैं आपको याद दिला दूं बेटा, लॉ में एकदम क्लियर कट प्रोविजन है 42 का। अब आपको ये क्या हुआ, ये एम कौन बन गया, होल्डर, ये पैसा ने किसके पास गया होगा, वाई के पास, मैच्योरिटी डेट पर। तो वाई ने क्या बोला, मैं पैसा नहीं दूंगा। एम ने बोला क्यों नहीं दोगे, वाई ने क्या बोला, ड्रॉई ने क्या बोला, क्योंकि ये बिल एक फिक्टिशियस बिल है, मतलब वाई को पता होगा कि फिक्टिशियस बिल है, तो इसलिए ये वैलिड नहीं है, मैं पैसा नहीं दूंगा। सेक्शन 42 में क्या लिखा था, ये पूरा एचआईडीसी की प्रिविलेजेस के पॉइंट है, और साफ साफ लॉ में लिखा है कि भले ही फिक्टिशियस बिल है, लेकिन अगर वो एचआईडीसी के पास पहुंच गया ना, तो ड्रॉई को पेमेंट करना पड़ेगा। ड्रॉई ये नहीं बोल सकता है कि ये फिक्टिशियस बिल है, मैं पैसा नहीं दूंगा। तो कुल मिला के यहाँ पे एम को पैसा मिलेगा, ये जो वाई है ना ये डिनाई नहीं कर सकता। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है, कैन वाई अवॉइड पेमेंट ऑफ द बिल। क्या जो वाई है, या वाई कौन हो गया, ड्रॉई, क्या ये पेमेंट को मना कर सकता है क्या। आगे देखो, डिसाइड इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ एनआई एक्ट। एनआई एक्ट के हिसाब से आपको आंसर देना है, मैंने आंसर दे दिया। क्या वाई मना कर पाएगा, आंसर इज नो। भले फिक्टिशियस बिल है तो उसके बावजूद भी जो ड्रॉई है ना वो रेफ्यूज नहीं कर सकता एचआरडीसी को पेमेंट करने से, मतलब इसको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया अपना थर्ड नंबर कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कितने बज गए बेटा, फोर्थ है, फिफ्थ है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ नंबर। क्या लिखा है, एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी में ध्यान रखना, अ कंपनी स्टड अंडर द कंपनीज एक्ट विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 45 लाख एंड टर्नओवर ऑफ 3 करोड़। ठीक है, ये जो कंपनी ना, इसका पेड अप कैपिटल है 45 लाख और टर्नओवर है 3 करोड़ का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्मॉल कंपनी की मीनिंग बताइए। तो स्मॉल कंपनी की मीनिंग मतलब क्या हो गया, 285। आपको 285 कंप्लीट लिखना पड़ेगा। आपको याद है ना स्मॉल कंपनी मतलब क्या, स्मॉल कंपनी मतलब दोनों तरीके से छोटी हो, टर्नओवर उसका जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से कम हो, 50 लाख या उससे कम हो, और जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ या उससे कम है। तो ओके, 285 याद आ रहा है ना, जिसमें क्या लिखा था कि उनका जो पेड अप कैपिटल है डज नॉट एक्सीड टू 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 50 लाख तक, और जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर वो और हायर वगैरह छोड़ देना, खैर आप लिख सकते हो उसमें, मतलब डेफिनेशन लिखोगे तो पूरा लिख देना, और हायर वगैरह, मैं इसके ऊपर बात नहीं करता। तो अगर यहां तक मैं पढ़ता हूं स्मॉल कंपनी को मीनिंग बोला तो मैंने मीनिंग बता दिया, मतलब डेफिनेशन 285 पूरा लिखना कंप्लीट। फिर आपको याद है हमने पढ़ा था कि 4 ऐसे लोग हैं जो स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, कुछ याद है ना आपको, जैसे पब्लिक कंपनी कैन नेवर बी स्मॉल कंपनी, होल्डिंग सब्सिडी, सेक्शन 8 कंपनी और स्टैट्यूटरी कंपनीज। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। देखो सबसे पहले तो ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी कैन बी स्मॉल कंपनी, पब्लिक कंपनी कैन नेवर बी स्मॉल कंपनी, तो इसका मतलब ये स्मॉल कंपनी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब जरा देखते हैं क्या लिखा है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे देखो, इस कंपनी का पेड अप कैपिटल 45 लाख है, मतलब 50 लाख से कम है, टर्नओवर कितना है 3 करोड़, जबकि लॉ में क्या लिखा था, स्मॉल कंपनी होने के लिए दोनों चीज एक लिमिट में होना चाहिए, पेड अप कैपिटल भी 50 लाख या उससे कम और टर्नओवर भी 2 करोड़ या उससे कम। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, पर ये वाली नहीं हो रही ना। एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होती तो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी, इसका मतलब ये कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या ये स्मॉल कंपनी का स्टेटस अवेल कर पाएगा क्या, आंसर इज नो। सेकंड नंबर, क्या आपका आंसर अभी भी वही रहेगा, अगर कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ होता तो, अगर 1.5 करोड़ होता तो ये स्मॉल कंपनी बन जाती, क्योंकि पेड अप कैपिटल भी कम है और टर्नओवर भी आपका 2 करोड़ या उससे कम है, तो सेकंड केस में हमारी कंपनी बिल्कुल स्मॉल कंपनी बन जाती। तो पहले स्मॉल कंपनी को डिफाइन करना, ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछता है ना उसको विशेष ध्यान रखना।
आपको बोल के आ रहा है मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी, मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए जी आगे बढ़े। हाँ पॉइंट नंबर बी, फोर्थ का बी, बाजार लिमिटेड कॉल्ड एजीएम, इस कंपनी ने एजीएम कॉल किया, ठीक है, आगे देखते हैं, लेकिन कोरम नहीं होने की वजह से कैंसिल हो गया, ठीक है जी, कोई बात नहीं। इन्होंने डिड नॉट फाइल एनुअल रिटर्न विद आरओसी, इन्होंने अपना एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल नहीं किया। एनुअल रिटर्न की बात कर रहा है तो सेक्शन 92 की याद आनी चाहिए आपको, कुछ याद दिलाऊं आपको। हमने पढ़ा था कि सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न के बारे में कि जिस दिन कंपनी की एजीएम होती है तो एजीएम कंक्लूड होने के 60 डेज के अंदर आपको एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। और अगर किसी साल कंपनी की एजीएम में नहीं हुई, मतलब जो लास्ट डेट है ना जहां पे एजीएम होना चाहिए उस डेट तक अगर आपकी एजीएम नहीं हुई तो उस केस में जो लास्ट डेट है जब एजीएम हो जाना चाहिए था उसके 60 डेज के अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कुल मिला के एनुअल रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा चाहे आपकी एजीएम हो या नहीं हो। चलिए पढ़ते हैं हम क्या लिखा है। तो कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, लिखा है क्यों नहीं किया भैया, आइडिया क्या था, क्यों नहीं फाइल किया गया, उसके पीछे आइडिया, इसके पीछे आइडिया ये था कि अगर कंपनी ने तो एजीएम नहीं किया, तो एजीएम नहीं किया तो हम एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, एजीएम तो कैंसिल हो गया। तो आपको मालूम है क्या वॉल्यूशन के आंसर इज यस, कंपनी ने पक्का वॉल्यूशन किया है और लॉ 92 का लिखना पड़ेगा, मतलब एजीएम हो या नहीं हो लास्ट डेट जहां तक एजीएम हो जाना चाहिए उसके 60 डेज के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे आपको 92 का जो लॉ है ना वो लॉ आपको लिखना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो आपको जो ये बोल रहा है ना कि कैसे पेनलाइज होगा, तो पहले अपन ने लॉ लिखा और फिर हमको ये बताना पड़ेगा कि जो भी वहां पे पेनल्टी दी है ना तो ये पेनल्टी आप देख लेना 92 की वो यहां पे एप्लीकेबल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं लेता हूं 5A, पढ़ते हैं क्या लिखा है। XYZ 1% कंपनी, ओपीसी का क्वेश्चन हो गया। ड्यूरिंग 17-18 विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 45 लाख, 45 लाख की ऑथराइज कैपिटल से कंपनी बनी है 17-18 में, ठीक है। आगे कैपिटल सब्सक्राइब्ड है, फुल्ली पेड अप है, ठीक है। टर्नओवर 17-18 और 18-19 का 2 करोड़ 2.5 करोड़ है, ठीक है। प्रमोटर ऑफ द कंपनी सीक योर एडवाइस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस वेदर XYZ ओपीसी कैन कन्वर्ट इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी ड्यूरिंग 1920। सुनना मेरी बात, 17-18 में ये कंपनी बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, और 1920 17-18 हो गया, 18-19 हो गया, 2 साल खत्म हो गए, 1920 में जो कंपनी है ना ये अदर काइंड में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एडवाइस करना है आपको 2 पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट, प्रमोटर इंक्रीज द पेड अप कैपिटल बाय ₹10 लाख ड्यूरिंग 1920 और टर्नओवर ड्यूरिंग 1920 3 करोड़ रुपए का है, ठीक है। देखो बेटा, अब यहां पे ना आपको क्या बोला है कि ये जो कंपनी के प्रमोटर है उनकी ये इच्छा है कि हम अपने आप को अदर काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करा लें, ये उनकी इच्छा है। तो अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या समझिएगा, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, जो कंपनीज ब्रैकेट में इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 का जो रूल नंबर 3 है, इसमें एक बात लिखी हुई है कि कोई भी ओपीसी वॉलेंट्री अपनी इच्छा से वॉलेंट्री किसी भी दूसरे काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन एक ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो है 2 साल के बाद, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स। कोई भी ओपीसी इनकॉर्पोरेशन के 2 साल के बाद अपने आप को किसी भी दूसरे काइंड ऑफ कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है, वॉलेंट्री कन्वर्शन बोलते हैं इसको, लेकिन 2 साल का पीरियड खत्म होना चाहिए, पहला। दूसरा, एक कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 18 है, याद आ रहा है ना आपको सेक्शन 18 में लिखा हुआ है कन्वर्शन ऑफ वन काइंड ऑफ कंपनी टू अनदर काइंड ऑफ कंपनी। एक कंपनी, एक टाइप की कंपनी का दूसरे टाइप में कन्वर्शन, दूसरे कंपनी में कन्वर्शन। तो नेचुरली यहां पे ओपीसी आ गया, तो ओपीसी अपने आप को अगर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है तो सेक्शन नंबर 18 को तो कंप्लाई करना ही पड़ेगा, वॉलंटरी कर रही है। तो यहां पे लिखा है कि अगर आप करना चाहते हो तो कुछ नहीं है, अपना मेमोरेंडम आर्टिकल जो है ना वो आपको अल्टर करना पड़ेगा नेचुरली, क्योंकि पहले आप ओपीसी थे तो आपका जो ओपीसी था, आपका जो एमओए आर्टिकल था वो ओपीसी के हिसाब से था, पर अब अपने आप को प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आपका मेमोरेंडम आर्टिकल उस कंपनी के हिसाब से होना चाहिए। तो ये 2 रेफरेंस है। तो ये जो क्वेश्चन ना
इसमें सही मायने में पेड अप कैपिटल टर्नओवर का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि लॉ में यहां पे क्या लिखा है कि प्रमोटर अपनी इच्छा से चाहते 1920, तो हम क्या बोलेंगे 2 साल एक्सपायर हो चुका है, तो वॉलंटरी कन्वर्शन हो सकता है, तो वॉलंटरी कन्वर्शन हो सकता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही बात ध्यान रखना पड़ेगा, 18 को रिफर करो, रूल 3 को रिफर करो, और फिर ये बोलेंगे कि अगर कंपनी कन्वर्शन करना चाहती है तो कर सकती है, क्योंकि 2 साल खत्म हो चुके हैं, लेकिन कंपनी को अपने मेमोरेंडम आर्टिकल को अल्टर करना पड़ेगा। ओके, तो ये पहले वाला केस और दूसरे वाले केस, दोनों केस में हम क्या बोलेंगे, वॉलंटरी कन्वर्शन इज पॉसिबल। ये एक हालांकि कंपल्सरी कन्वर्शन भी होता है, जहां पे आपका पेड अप कैपिटल बढ़ जाता है, टर्नओवर बढ़ जाता है, पिछले 3 सालों के एवरेज का 2 करोड़ से ऊपर हो गया, तो उस केस में तो कंपल्सरी कन्वर्शन है। लेकिन यहां पे तो वॉलंटरी कन्वर्शन की बात है ना, तो केवल वॉलंटरी कन्वर्शन आपको दोनों केस में बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसमें दो इंपॉर्टेंट बात है, 2 साल खत्म होना चाहिए और दूसरा मेमोरेंडम आर्टिकल को अल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और अब मैं लेता हूं पॉइंट नंबर बी, 5th का बी, पढ़ते हैं क्या लिखा है। एबीसी लिमिटेड क्रिएट चार्ज इन फेवर ऑफ जेड बैंक। ठीक है, एबीसी ने जेड बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट किया। ओके, चार्ज बराबर रजिस्टर्ड भी हो गया, आरओसी को बता दिया, मतलब लेटर द बैंक एनहेंस द फैसिलिटी बाय अनदर 20 करोड़। बाद में क्या हुआ, बैंक ने 20 करोड़ रुपए और दिया। कुछ याद है इसको, क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। तो बेटा जब भी मॉडिफिकेशन होगा ना, तो उस केस में क्या होगा, आपको आरओसी को बताना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। लेकिन अब यहां पे क्या लिखा देखो आप, गलती से मॉडिफिकेशन वॉज नॉट रजिस्टर्ड, मतलब बाय मिस्टेक आपने मॉडिफिकेशन को रजिस्टर्ड नहीं किया। अब बोलता है कि बताइए कंपनी को क्या कोर्स ऑफ एक्शन ओपन है, कंपनी के पास रेमेडी क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, हमको एक बात तो पक्का पता है कि जब भी मॉडिफिकेशन होगा ना, तो 79 का लॉ ट्रैक्ट होगा, और 79 के लॉ में क्या लिखा हुआ है कि उस चार्ज को आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमने मॉडिफिकेशन किया। लेकिन आपको ध्यान है, एक और सेक्शन है, सेक्शन नंबर 87। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 87। 87 दो केस में एप्लीकेबल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर याद करो, इसमें पहले नंबर पे ये लिखा था कि अगर इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दी जाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप एक्सटेंशन के लिए जा सकते हो। और दूसरा, जो प्रीवियस चार्ज आरओसी को हमने फाइल किया था, उसमें अगर कोई ओमिशन हो गया, कुछ गलती है, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हैं कि आप इस गलती को रेक्टिफाई कर दो। आरओसी का जो रजिस्टर है ना, उसमें कोई गलती हो गई ना, तो उस केस में हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करके रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 87 का लॉ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये जो मॉडिफिकेशन है ना, ये हम रजिस्टर नहीं कर पाए, और यहाँ पे क्या लिखा है, इन एडवर्टेंस, बाय मिस्टेक ऐसा नहीं कर पाए, तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको एक बार लॉ बता दूं आपको, ये देखिए 87 सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि जो भी रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन किया जाता है आरओसी के द्वारा, उसको रेक्टिफिकेशन के लिए हमको अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए CHG 8 फाइल करना पड़ता है, CHG 8 फाइल करना पड़ता है। और जब आप अप्लाई करते हो ना, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफाइड हो गया कि ये जो गलती हुई है, ये गलती इन एडवर्टेंस से थी या एक्सीडेंटल है, बाय मिस्टेक है, जानबूझ के नहीं हुआ है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर दे सकता है। और आपको मालूम है कि जो CHG 8 है, ये कंपनी फाइल कर सकता है या इंटरेस्टेड पर्सन भी फाइल कर सकते हैं। कंपनी भी कर सकता है, इंटरेस्टेड पर्सन भी फाइल कर सकते हैं। इसलिए जेड बैंक को ये पावर मिलेगा कि वो प्रोसीड कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकता है, वो खुद, जेड बैंक खुद भी कर सकता है। और आखिरी पॉइंट है कि रेक्टिफिकेशन जब होगा तो मतलब जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट रेक्टिफाई करेगा ना, तो साथ में अपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकता है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। ओके, चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आईसीए के क्वेश्चन। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन देखिएगा 7th नंबर। मैं अब केवल आईसीए को फोकस करूंगा, और उसके बाद आखिरी इंटरप्रिटेशन के 2 क्वेश्चन है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो 7th नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा देखिए, वेयर ए ऑब्टेन हाउसिंग लोन फ्रॉम LIC हाउसिंग। ए ने लोन किससे लिया, LIC हाउसिंग से लिया, ठीक है जी, इसने LIC से लिया। एंड बी प्रॉमिस टू पे टू LIC हाउसिंग इन द इवेंट ऑफ ए फेलिंग टू रीपे। और बी कौन बन गया, गारंटर बन गया, सिक्योरिटी बन गया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन क्या हो गया, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सिंपल, गारंटी में तीन पार्टीज होती है, मालूम है आपको, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और तीसरा सिक्योरिटी। तो इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ गारंटी, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर आईसीए का है, 7th आईसीए का हो गया, 8th आईसीए का देखो क्या लिखा है, ए हायर्स अ कैरेज ऑफ बी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है हायर। ए ने बी से कैरेज हायर किया, द कैरेज वॉज अनसेफ, ये अनसेफ था,
दो बी वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन बी को इसकी जानकारी नहीं थी कि वो जो कैरेज दे रहा है वो अनसेफ है। तो क्या बोलता है, एंड ए इज इंज्योर्ड, ए इंज्योर्ड हो गया, इंज्योर्ड हो गया। तो अब सवाल होता है कि क्या होगा, ये नेचुरली एक कॉन्टेक्ट ऑफ बिलमेंट है। तो देखिए कॉन्टेक्ट ऑफ बिलमेंट आपको मालूम है दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रेटिट्यूस और दूसरा नॉन ग्रेटिशियस। तो ये जो जितने भी नॉन ग्रेटिट्यूस वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो इसमें मतलब पैसे वाले कुल मिला के एक होता है फ्री वाला बिलमेंट और एक होता है पैसे वाला। तो ये हायर है मतलब पैसे वाला है, चार्जेबल है। तो यहां पर लॉ ये बोलता है कि बेलर जब अपना कोई सामान देता है बेली को, तो उस केस में उसके सामान में, उसके गुड्स में जो भी फॉल्ट होता है, ये बेलर की ड्यूटी है कि बेली को बताए। और अगर बेलर ने नहीं बताया, चाहे जाने में अनजाने में, चाहे जाने में अनजाने में, अगर नहीं बताया और बेली को कोई लॉस हो गया, तो उस लॉस को रीइंबर्स करने के लिए बेलर लायबल होगा, बेलर लायबल होगा। ये मैंने लिख के रखे हैं, देख लो आप। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में अगर चार्जेबल वाला कॉन्ट्रैक्ट है, नॉन ग्रेटिट्यूस वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो बेलर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और अगर उसने नहीं डिस्क्लोज किया तो उस केस में वो लायबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ नॉट लायबल, ये ऐसा मतलब होगा। हाँ जी, आंसर क्या होगा, बी लायबल होगा कि नहीं होगा, बी इज लायबल रेस्पॉन्सिबल फॉर ए टू ए फॉर द इंजरी, बिल्कुल सही है। दूसरे में बोलता है बी लायबल नहीं होगा, नो वन, बिल्कुल गलत है, बी लायबल होगा क्योंकि ये हायर वाला चार्जेबल कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ हमारे इंटरप्रिटेशन का मैं कवर करा देता हूं यहीं पे, क्योंकि एकदम सिंपल है, एमसीक्यू बेस है। क्या लिखा देखो आप, ब्लैंक इज द कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट वर्ड, सेंटेंस एंड फ्रेज of a statute should be read in their ordinary natural grammatical meaning so that they may have effect in their widest amplitude. एम्पलीट्यूड, देखो इसका मतलब क्या है, आपको मालूम है इंटरप्रिटेशन के रूल्स होते हैं, उस रूल्स में ऐसा कौन सा रूल है जो ये बोलता है कि वर्ड्स शुड बी रीड एज सच, जैसा लिखा है वैसा पढ़ो। मतलब कोई भी लैंग्वेज का, कोई भी वर्ड का आप नेचुरल ग्रामेटिकल मीनिंग लीजिए, तो ऐसे रूल का नाम क्या है, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। आपको अच्छे से मालूम बेटा कि रूल ऑफ, कोई भी इंटरप्रिटेशन करते समय सबसे पहले कौन से रूल को अप्लाई करना चाहिए, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। जैसा लिखा है वैसा पढ़ो, कोई भी मीनिंग को आप रीजनेबल लॉजिकल मीनिंग मत दो। अगर लॉ का इंटेंशन अदरवाइज क्लियर है तो लॉ को लिटरली पढ़ना चाहिए। तो ऑर्डिनरी नेचुरल ग्रामेटिकल मीनिंग जो लेते हैं वो कौन से रूल में लेते हैं, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ये भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स बेल हिज ऑर्नामेंट टू वाई, एक्स ने अपने ऑर्नामेंट वाई को दिया बेलमेंट के लिए, ठीक है जी, एंड स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट टू वाई, और वाई को उसने साफ साफ बोल दिया, क्या बोल दिया, टू कीप देम इन बैंक, कि मेरे ऑर्नामेंट को तुम बैंक में रखना। बस रुक जाओ बेटा, सुनो, जब बेलर बेली को अपना कोई सामान देता है, उस वक्त अगर कोई उसने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको ऐसा करना है, तो बेली की ड्यूटी है बेली की ड्यूटी है कि बेलर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। और अगर उसने फॉलो नहीं किया, अगर बेली ने उसकी ड्यूटी को फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से बेलर को कोई लॉस हो गया, तो उस केस में बेली रेस्पॉन्सिबल होगा। इसके दो सेक्शन है, 151 और 152, बेली की ड्यूटी। चलो आगे पढ़ते हैं। हुआ क्या, वाई ने उसको क्या किया, अपने लॉकर में रख दिया। गलत बात है भाई, इसमें क्या बोला था, अच्छा अपने सामान के साथ अपने लॉकर में रख दिया, जबकि वाई ने उसको क्या बोला था, एक्स ने उसको बेलमेंट करते समय क्या बोला था कि इसको बैंक में रखना। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने घर पे, उसके घर में जो एक लॉकर था ना, जहां पे वो अपने गहने रखता था, अपने गहनों के साथ उसके भी गहने रख दिया। और अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद क्या हुआ, एक चोर आया और चोरी करके ले गया, पूरा सामान उड़ा के ले गया। तो अब सवाल उठता है कि वो जो सामान उड़ा के ले गया, तो उस लॉस के लिए कौन जवाबदार होगा। तो आंसर क्या होगा, आपको यही पूछ रहा है कि क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि नहीं होगी। पहला बोलता है एक्स वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस, और दूसरा बोलता है वाई वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस टू एक्स। तो आंसर नेचुरली क्या आएगा, वाई वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे वाई की गलती है, वाई ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, तो जो भी लॉस होगा उसके लिए वाई विल बी रेस्पॉन्सिबल। आगे बढ़ते हैं। ये 12 नंबर एक बार पेंडिंग कीजिएगा बेटा। चलो आगे बढ़ो, फटाफट आगे बढ़ो। इसके ऊपर बाद में मैं बात करूंगा। 1 का सी, हाँ जी, अब हम डिवीजन 2 में, बी में आ गए। 1 का सी देखिए क्या लिखा है, मिस्टर अरोड़ा ऑफ दिल्ली। अरोड़ा जी दिल्ली के हैं। सैनी को उन्होंने अपना एजेंट अपॉइंट किया, ये एजेंट बन गया सैनी। क्यों अपॉइंट किया, कि आप मेरे लिए घर परचेस करो, ठीक है जी।
अब सैनी ने क्या किया, सैनी ने घर परचेस किया 50 लाख का अपने नॉमिनी के नाम से। क्या गड़बड़ हो रहा है, समझ रहे हैं? अरोड़ा ने सैनी को क्या बोला, मेरे लिए घर खरीदो। सैनी ने क्या किया, 50 लाख रुपए में घर खरीदा, अरोड़ा के नाम से नहीं बल्कि अपने एक नॉमिनी के नाम से, समझ लो अपने सर्वेंट के नाम से खरीद डाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, हाँ जी आगे क्या हुआ देखो आप। अब क्या हुआ, उसके बाद उसने, वो जो सैनी ने क्या किया, उसने उस घर को अपने नॉमिनी से अपने नाम से 54 लाख में परचेस किया। पहले नॉमिनी के नाम से खरीदा 50 लाख में, ओरिजिनली 50 लाख में खरीदा। फिर एक ट्रांजैक्शन और क्या दिखा है कि नॉमिनी से सैनी ने खरीद लिया कितने में, 54 लाख में। ठीक है जी, आगे देन ही सोल्ड द सेम हाउस टू मिस्टर अरोड़ा फॉर 56 लाख। और जब अरोड़ा जी आए तो उसको क्या बोला, देखो ये प्रॉपर्टी ना मैंने 54 लाख में खरीदा था और ये मैं आपको बेचा हूं 56 लाख में। मतलब बताना क्या चाह रहा है कि अरे 2 ही लाख का तो प्रॉफिट कमाना, पर मेरे नाम से मैंने खरीद के रखा था, मैं आपको बेच रहा हूं अपनी प्रॉपर्टी। मतलब ये समझ लो, ये ओरिजिनल घर कितने में खरीदा गया था, 50 लाख में, और अब बेचा कितना गया, 56 लाख में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अरोड़ा को बाद में पता चला कि ये सैनी की जो हरकत है, इसका जो कुकृत्य है, कुकृत्य, खराब कृत्य जो उसने किया, वो बाद में पता चला। अब ये जो अरोड़ा जी क्या बोलते हैं, आपने मेरे से जो एक्सेस पैसा लिया ये मेरे को वापस चाहिए, आपने मेरे से एक्सेस पैसा लिखा है, मेरे से ठगा है और मेरे को ये पैसा मेरे को वापस चाहिए। आपको बोला बताइए क्या अरोड़ा रिकवर कर पाएगा क्या, और अगर पैसा रिकवर कर पाएगा तो कितना पैसा रिकवर कर पाएगा, ये क्वेश्चन है, एजेंसी का क्वेश्चन है। तो पहले आपको लॉ दिखा दूं, 215 216, दो सेक्शन आते बेटा, 215 216, 215 216, 215 216 में क्या लिखा देखो आप। अगर एजेंट ने, लॉ ये बोलता है कि अगर एजेंट ने अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कुछ पर्सनल बेनिफिट कमा लिया बिना बताए, प्रिंसिपल को बिना बताए अगर एजेंट ने पर्सनल लुका छुपी करके सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दोस्तों प्रिंसिपल को दो ऑप्शन है। जैसे ही प्रिंसिपल को पता चला कि एजेंट ने सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया, प्रिंसिपल को दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, बोल सकता है कि मेरे को घर नहीं चाहिए, आप मेरे को पैसा दे दो, घर वापस ले लो। और या फिर दूसरा नंबर, वो जो एजेंट ने जितना प्रॉफिट कमाया है इस डील से, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट वापस ले सकता है। इसका मतलब समझ गए, अरोड़ा जी को दो ऑप्शन है, पता चल गया ना, सीक्रेट प्रॉफिट कमाया, दो ऑप्शन है, पहला कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दो कि घर वापस ले लो, लेकिन यहां पे वो क्या चाह रहे हैं, रिकवरी चाह रहे हैं। तो रिकवरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, द आंसर इज यस। कितना कर पाएगा सोचो, 6 लाख रुपए। कैसे, ओरिजिनली मकान कितने में परचेस किया उसने, 50 लाख में, अरोड़ा साहब को भेजा कितने में, 56 लाख में। तो आप सोचो ना, पहला ही डील उसने अरोड़ा जी के नाम से खरीदा तो 50 लाख में खरीदना था अरोड़ा के नाम से, लेकिन उसको बेचा कितने में, 56 लाख में। मतलब 6 लाख का जो सीक्रेट प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब अरोड़ा जी का ऑप्शन हो गया कि वो 6 लाख रुपए वापस मांगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब है अपना 2 का सी, 2 का सी, यस 2 का सी आ जाओ भैया, ये आ गया। हाँ क्या लिखा देखो आप, अमर बेल्ड 50 kg ऑफ हाई क्वालिटी शुगर टू सृजित। अमर ने 50 किलो हाई क्वालिटी शुगर किसको बेचा, सृजित को बेचा। ठीक है, और अमर ने ये बोला था, सृजित को बेचा इसने। सृजित जो है ना वो किराना दुकान चलाता है। ठीक है, प्रॉमिसिंग टू गिव 200 एट द टाइम ऑफ टेकिंग बैक द बिल। मतलब अमर ने क्या बोला, मेरा 50 किलो एकदम हाई क्वालिटी का शुगर है, उसको अपने पास संभाल के रखो और जब मैं वापस लेना आऊंगा तो मैं तुमको 200 रुपए दूंगा। ठीक है जी, इसके बाद सृजित का जो एम्प्लॉई है, किराना दुकान चलाता है सृजित, उसका जो एम्प्लॉई है उसको पता नहीं था कि इनके बीच में क्या बात हुई। तब उसने क्या किया, मिक्सिंग कर दी। मतलब किराना दुकान में सृजित की जो शक्कर पड़ी थी ना, इसने बोला अरे ये भी शक्कर है, ये भी शक्कर है, तो इस शक्कर को इस शक्कर में मिला दिया। तो आप सोचो ना, उसका हाई क्वालिटी का शुगर इसके अंदर मिल गया लो क्वालिटी में। तो आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, 50 kg का उसने मिला दिया। आगे उसके बाद उसने सेल के लिए पैक कर दिया। सृजित को यह सब पता नहीं चला था, जब सृजित बाहर था तो उसने पीछे में ये सब कर्म कांड कर दिए। अब क्या लिखा है देखो आप आगे, दिस केम टू लाइट ओनली व्हेन अमर कम, अमर केम, जब अमर वापस आया तो उसने बोला मेरे को शक्कर चाहिए, तब पता चला कि अरे शक्कर तो मिला दी गई है, दोनों को मिला दिया गया है। अब क्या हुआ, ही हैड बिल्ड विद सृजन। ठीक है, एज द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ शुगर ट्रिबल्ड। मतलब क्या हुआ बेटा, वो जो अमर की जो शुगर का जो रेट है ना, वो 3 गुना हो गया, ट्रिबल्ड हो गया, सीधा 3 गुना हो गया। तो बताइए अमर को रेमेडी क्या है। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे बेलर बेली का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर बेली को
जाने अनजाने में कोई भी गलती होती है तो उस केस में बेली विल बी रेस्पॉन्सिबल, ये तो हमको मालूम है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको लॉ बता दूं। 3 सेक्शन लगते हैं, 155, 156, 157, 155, 156, 157, तीनों को मैं मिला के बता रहा हूं। बेली की ड्यूटी के ऊपर ये 3 सेक्शन है, 155 से लेकर 157। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर परमिशन लेकर मिक्स कर दिया गया, भाई मैं पूरा लॉ एक बार रिवाइज करा दूं आपको कि अमर और जो सृजित है ना, दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया था कि उसने बोला कि भैया आपके भी 50 है, मेरी सेम क्वालिटी मिला लें क्या, जब आप आएंगे तो मैं आपको निकाल के दे दूंगा। तो इसने बोला ठीक है। तो परमिशन के साथ अगर आप मिक्स करते हो तो प्रोपोर्शनेटली बांट दिया जाएगा। प्रोपोर्शनेटली का मतलब क्लियर है कि जो भी प्रोपोर्शन होगा, जैसे 50 किलो हुआ तो और 70 किलो का टोटल शुगर हुआ तो ये 50 किलो वापस ले लेगा अपना। तो परमिशन के साथ है, मिक्सिंग होगी तो प्रोपोर्शनल बेसिस पे होगा। लेकिन अगर परमिशन नहीं ली गई है, जैसे इस केस में परमिशन नहीं ली गई थी और मिक्सिंग हो गई, तो यहां पे 2 केस है। पहला, अगर वो गुड सेपरेबल नेचर का है, अगर वो गुड सेपरेबल नेचर का है। सेपरेबल मतलब क्या हुआ, ये देखो बेटा, ये माउस है, ये पेन है। मान लो मेरे पास पेन है, आपने मुझे माउस दे दिया और इसको मैंने मिला दिया, तो ये सेपरेबल है ना। तो अगर सेपरेबल है, मान लीजिए, तो सेपरेबल अगर होगा ना, तब तो मैं क्या करूंगा, या तो गुड्स को सेपरेट करके दे दूंगा। लेकिन अगर सेपरेट करते समय अगर कोई कॉस्ट हुई तो वो कॉस्ट किसको बियर करना पड़ेगा, बेली को, क्योंकि बेली की गलती है। तो सेपरेट, अगर गुड्स सेपरेबल है, दिख रहा है कि अलग अलग हो सकता है, तो सेपरेट करने की जो कॉस्ट है वो बेली को उठाना पड़ेगा। पर गुड्स ऐसा है जो कि सेपरेबल नहीं है, गुड्स ऐसा है जो कि सेपरेबल नहीं है, तो उस केस में बेलर के पास राइट क्या क्या है, बेलर या बेली की ड्यूटी बोलो एक ही बात है। पहला, फुल प्राइस क्लेम करेगा। फुल प्राइस मतलब बोलेगा मेरे को ये शक्कर नहीं चाहिए, पूरा तुमने मिला दिया, अब इसको एक एक कण थोड़ी अलग करोगे, तो मेरा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट मेरे को चाहिए, और जितना डैमेजेस हुआ है 3 गुना प्राइस हो गया है। अगर आज ये शक्कर तुम मेरे को मेरी ही देते तो मैं 3 गुना में बेचता, तो मेरे को जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भी भरपाई करो। मतलब अपने गुड्स की प्राइस लेगा और प्लस जो भी डैमेजेस हुआ होगा उसको डैमेजेस की भरपाई करेगा। ठीक है, तो यहां पे नेचुरली ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला 157 है, जो आखिरी केस मैंने बताया ना 157 है। तो ये क्वेश्चन क्लियर कट 157 का है, क्योंकि शुगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सेपरेबल नहीं है। तो उस केस में जो अमर है वो अपना गुड्स की प्राइस क्लेम करेगा और जो भी नुकसान हुआ होगा उस नुकसान की भरपाई करेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, कहां गया भाई। अच्छा, अमर का मैंने बता दिया आपको, अरोड़ा का बता दिया मैंने, सैनी वाला। हाँ जी, इसके बाद देखिए, इसके बाद 5 का सी, एक क्वेश्चन और है 5 का सी, पढ़ते हैं 5 का सी। मिस्टर डी वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी। डी को पैसों की आवश्यकता थी, 5 लाख रुपए। उसने के को बोला कि आप मेरे को पैसा दोगे क्या। ठीक है जी, तो के लैंड द मनी, के ने पैसा दे दिया। ठीक है, ऑन द सिक्योरिटी ऑफ ए बी एंड एन, 3 लोग गारंटर बन गए, सिक्योरिटी बन गए ए बी और एन। मतलब कुल मिला के जो डी है ना वो हो गया बोरोवर, पैसा उधार ले रहा है, डेटर बोल सकते हैं आप। क्रेडिटर कौन है, के, और 3 सिक्योरिटी हो गए ए बी और एन। लेकिन इनके बीच में आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन द रिपेमेंट ऑफ, मतलब आपस में कोई बात नहीं हुई कि अगर डी डिफॉल्ट करेगा तो तीनों सिक्योरिटी का आपस का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, वो कोई लिखा नहीं, इन्होंने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। अब क्या हुआ आपको मालूम है, आगे हमेशा क्या होगा, डी ने डिफॉल्ट कर दिया होगा। तो अब ये जो बी है ना, जो एक सिक्योरिटी है, उसने मना कर दिया, मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा। क्वेश्चन उठता है क्या बी अपनी लायबिलिटी से एस्केप कर सकता है क्या। तो आपको मालूम है कि एक से ज्यादा जब सिक्योरिटी होती है उसको बोलते हैं को सिक्योरिटी। तो एक क्वेश्चन कौन सा है को सिक्योरिटी के बारे में, तो चलिए मैं आपको फटाफट लॉ बता दूं। को सिक्योरिटी का लॉ 146 में लिखा है, और 146 में एकदम साफ साफ लिखा है कि को सिक्योरिटीज के केस में हर सिक्योरिटी इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा। जब डिफॉल्ट होगा तो हर सिक्योरिटी को इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अगर कोई कॉन्टेक्ट कुछ स्पेसिफिक नहीं है तो। और 147 में हालांकि एक बात लिखी है कि कई बार ऐसा हो सकता है ना कि जो को सिक्योरिटीज रहते हैं ना, उसमें कोई सिक्योरिटी बोल सकता है कि मैं 50,000 तक जवाबदार हूंगा, कोई बोल सकता है मैं 70,000 तक जवाबदार हूंगा। तो अगर उन्होंने कोई अमाउंट फिक्स की है ना, तो वो उस लिमिट तक, उस मैक्सिमम लिमिट तक रेस्पॉन्सिबल होंगे। पर इस क्वेश्चन में कहीं कोई लिमिट फिक्स नहीं की गई है,
कोई श्योरिटी ने अपनी कोई लिमिट फिक्स नहीं की है, इनका कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो उस केस में नेचुरली क्या होगा, 146 अट्रैक्ट होगा, और 146 क्या बोलता है, जो भी लॉस होगा उसके लिए इक्वली रेस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब क्वेश्चन में जो बी बोलता है ना कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, तो क्या ये अपनी लाइबिलिटी से एस्केप हो पाएगा? द आंसर इज नो नो नो, बिग नो, वो अपनी लाइबिलिटी से एस्केप नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए आगे एक जो एमसीक्यू अपना डिस्कस करना बच गया था ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एजेंसी का है, हाँ ये 12 नंबर देखिए, एमसीक्यू 12 नंबर आपको क्या बोल रहा है, विथ रिगार्ड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कौन सा इनकरेक्ट है, ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा। करेक्ट है, इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट कभी आ जाता है, कभी नॉट इनकरेक्ट आ जाता है, तो कौन सा गलत है अपने को निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन हु इज अ मेजर कैन अपॉइंट माइनर एज एन एजेंट, आपको मालूम है बिल्कुल सही है भाई, एक माइनर को एजेंट बनाया जा सकता है, लेकिन माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता, आपको मालूम है, पर उसके द्वारा किए गए काम के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, तो ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, हमको गलत वाला ढूंढना है। एन एजेंट हैपन्स टू बी पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्टेक्ट द प्रिंसिपल कैन नॉट होल्ड द एजेंट लायबल। अगर कोई एजेंट इनकेपेबल हो गया, कॉन्टेक्ट करने योग्य नहीं है, तो बोलता है कि प्रिंसिपल उस एजेंट को लायबल नहीं बना सकता। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पार्टी कॉन्टेक्ट करने योग्य नहीं होती वो लायबल ही नहीं होती, सही बात है। थर्ड नंबर, नो कंसेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी, बिल्कुल सही है। एजेंसी के लिए कोई कंसेशन की जरूरत नहीं है, आप कंसेशन लो नहीं लो दोनों वैलिड होता है। अरे भैया एजेंट के लिए तो क्या है, मैंने आपको बोला कि मेरे लिए काम करोगे, कि आपने हाँ बोल दिया, मैंने ऑफर किया, आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, यही सफिशिएंट कंसेशन है। मतलब कोई एजेंट अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया ना, तो वही सफिशिएंट कंसिडरेशन है का एजेंसी के लिए, इसके लिए कोई अलग से रेमुनेशन होना या कंसेशन होने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये भी सही है, मतलब आंसर तो पक्का डी है भैया, ये पक्का गलत होगा, लेकिन क्यों है पढ़ते हैं। द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस बाय एजेंट, अगर एजेंट ने अपने ऑफिस को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बोलता है, इज द नॉट सफिशिएंट कंसेशन फॉर द अपॉइंटमेंट, बोलता है ये सफिशिएंट कंसेशन नहीं है, गलत है, ये सफिशिएंट कंसेशन है। सही सेंटेंस क्या होता कि अगर एक एजेंट अपनी ऑफिस को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो सफिशिएंट कंसेशन माना जाता है, लेकिन यहां पर क्या आ गया, नॉट, तो इसलिए ये जो ऑप्शन डी है ना, ये आएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से अपना पूरा आईसीए के क्वेश्चन खत्म, और अब मैं लूंगा इंटरप्रेशन के 2 क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर मेरा पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर लविश सर आपको बचा हुआ पार्ट लेंगे। ओके, चलिए इंटरप्रेशन के जो 2 क्वेश्चन है, एक है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का डी और 4 का डी, तो 2 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, 3 का डी, पहले 3 का डी देखो क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ इंटरप्रेटिंग अ स्टैट्यूट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ यूसेज और प्रैक्टिस। 3 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब आपको इंटरप्रेशन में आपको बताना है कि यूसेज का क्या इफेक्ट होता है। तो मैं चलो आपको एक काम करता हूं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं। ये देखो बेटा, यूसेज का इफेक्ट आपको बोला, यूसेज का क्या इफेक्ट होता है इंटरप्रेशन में। अच्छा, आपको मालूम है यूसेज का मतलब क्या होता है, यूसेज का मतलब है पब्लिक ने कैसे काम किया। तो ये देखिए यूसेज के हमारे नोट्स मैं आपको फटाफट बताता हूँ। यूसेज वर्ड का मतलब क्या होता है कि आज से पहले लोगों ने क्या काम किया, पब्लिक ने इतने समय तक किसी चीज को कैसे समझा, उसको बोलते हैं यूसेज। तो यूसेज में 4 पॉइंट आप बेसिक लिखना है आपको। पहले नंबर देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रीवियस एक्ट डन अंडर स्टैट्यूट आर कॉल्ड यूसेज, पहले लोगों ने जो काम किया उसको क्या बोलते हैं, यूसेज। पॉइंट नंबर 2, कभी कभी यूसेज का भी इंटरप्रिटेशन में बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जब कोर्ट को लॉ की लैंग्वेज क्लियर नहीं लगती या ऐसा कभी भी कंफ्यूजन होता है, तो कोर्ट ये देखता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में पब्लिक ने आज तक उस लॉ को कैसे एक्ट किया है, यूसेज किया है, उसके बेस पे भी इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो यही लिखा है सेकंड नंबर में कि यूसेज इज ऑल्सो सम टाइम टेकन इन टू कंसिडरेशन इन कंसिडरिंग एन एक्ट। और तीसरा नंबर लिखा है कि ये बिल्कुल सेटल्ड है कि कभी भी अगर लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज क्लियर है तब तो एक्ट पढ़ना है आपको, लेकिन लैंग्वेज डाउटफुल होती ना, तो ये सब चीजें भी इंटरप्रिटेशन में हेल्प लेता है कोर्ट को। तो आपको लिखा है कि अगर डाउटफुल है तो उस केस में यूसेज का मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन अभी तक लॉन्ग पीरियड तक पब्लिक ने क्या लिया है, उसको उससे ये पता चल सकता है कि हाँ भाई लोगों ने इस चीज को ऐसा समझा है, तो कोर्ट भी उसको प्रिवेल करता है। कोर्ट बोलता है नहीं भाई लोग ने ये समझाना, तो हम भी इसका ये इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, ऐसा हो सकता है। और आखिरी पॉइंट है, नॉर्मली कोर्ट आर अनविलिंग टू चेंज द यूसेज अनलेस देयर आर एक्सप्रेस रीजन फॉर डूइंग सो। आखिरी पॉइंट का मतलब है कि अगर कभी कोर्ट को डाउट आता है ना लॉ को इंटरप्रेट करने में, तो कोर्ट ये देखता है कि अगर पब्लिक ने उसको
एक तरीके से दसों साल से 50 साल से एक चीज एक्ट करते हैं, तो कोर्ट को भी लगता है कि यही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। हाँ, पर अगर एकदम सॉलिड रीजन है जिसमें पता चल जाता है कि ये इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकती, तब नेचुरली कोर्ट भी क्या करेगा, उसको चेंज करेगा और एक नई इंटरप्रिटेशन देगा। तो ये हो गया एक। इसके बाद एक और आखिरी क्वेश्चन आपको दिखा दूं, 3 का डी हो गया, 4th का डी। हाँ, 4th का डी देखो क्या लिखा है, एक्सप्लेन मिस्चीफ रूल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ऑल्सो गिव 4 मैटर इट कंसिडर इन कंस्ट्रक्टिंग एन एक्ट। मतलब आपको मिस्चीफ रूल का मतलब बताना है, कि एक्सप्लेन करना है, और आपको 4 मैटर बताना है जिसके बेस पर हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। चलिए मिस्चीफ रूल के ऊपर बात कर लें फटाफट। ये देखिए, इसका भी मैं आपको नोट्स दिखाता हूं। हाँ जी, देखिए मिस्चीफ रूल के कुछ और नाम होते हैं, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन या हिडन का रूल, हिडन रूल। तो ये रूल कब होता है कि नेचुरली सबसे पहले तो रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन अप्लाई होता है, लेकिन कई बार उसकी मीनिंग क्लियर नहीं होती, डाउटफुल होती है, तो हम अलग अलग जो रूल्स है उसको, बाकी 5 रूल्स को हम यूज करते हैं। तो ये जो रूल है ना, जब एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन आती है तो उस केस में हम इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। इसको बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन हिडन रूल अगर बोलते हैं। अब ये रूल क्या समझिएगा, ये रूल को अप्लाई करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि इस एक्ट के पहले का लॉ क्या था। पहली बात भाई, जैसे कंपनीज एक्ट 1956 को चेंज करके 2013 का एक्ट आया, तो 2013 के एक्ट में कोई चीज को इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो पहले देखेंगे कि भाई इसके पहले का लॉ क्या था। मतलब 1956 के एक्ट को कोर्ट स्टडी करेगा, उस सेक्शन को स्टडी करेगा, फिर देखेगा कि उस सेक्शन में क्या कमी थी, उसमें क्या डिफेक्ट थे, जिसको रोकने के लिए ये नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया या नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। तो मिसचिफ पता लगाया जाता है कि पुराने एक्ट में क्या डिफेक्ट था, क्या मिसचिफ था। और तीसरा नंबर ये देखते हैं कि अब ये जो एक्ट है उसने कैसे इसको रेमेडी किया, क्या उनका इंटेंशन क्या था लॉ मेकर को कि ये डिफेक्ट इसको कैसे ठीक किया जाए। और आखिरी लास्ट पॉइंट, उसका रीजन क्या है, रेमेडी जो लाई गई ना उसका रीजन क्या है, लॉ मेकर का उसके पीछे इंटेंशन क्या है। तो ये स्टेप है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। एज पर द रूल फॉलोइंग 4 मैटर्स शुड बी कंसिडर्ड इन कंस्टिट्यूइंग एन एक्ट। 4 चीजों को ध्यान रखते हैं इस रूल के हिसाब से। पहला, व्हाट वाज द लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ द एक्ट के पहले का लॉ क्या था। दूसरा, मिसचीफ और डिफेक्ट क्या था जिसको जो पुराना लॉ नहीं प्रोवाइड करता था। तीसरा नंबर, ये जो एक्ट है उसने क्या रेमेडी प्रोवाइड किया। और चौथा, रेमेडी के पीछे का रीजन क्या था। ठीक है, तो एक बार आपको पीछे का बैकग्राउंड पता चल गया ना, तो आपको इस लॉ का इंटेंशन पता चल जाता है। और एक बार इंटेंशन पता चल गया तो उसको इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है। तो इसके साथ एमटीपी अक्टूबर की जो सीरीज है 2020 की, ये इंस्टीट्यूट बाद में देगी, हम आपको पहले आंसर दे रहे हैं आपको बेटा। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब लवी सर का जो क्वेश्चन है वो लेंगे टेकअप। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कंपनी लॉ का मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना या उसको डिस्कस करने के लिए बना रहा हूं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें डिविडेंड के ऊपर और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर एमसीक्यू पूछा है इंस्टीट्यूट ने, बट बहुत बड़ा केस लॉ बनाया है जिसमें से मोस्ट ऑफ द लाइंस यूजलेस है, बट मैं आपको पूरा रिकवर मतलब समझाते हुए चलता हूँ। मिस्टर अभिज्ञान इज अ टेक एक्सपर्ट एंड वन अमंग द प्रमोटर ऑफ डूम टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो अभिनव ज्ञान, जो मिस्टर अभिनव ज्ञान है वो इस डीटीएल नाम की कंपनी के प्रमोटर है और एक्सपर्ट है। ही डिड हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम प्रेस्टिजियस कॉलेज and then pursued master in management from IIM. Useless line. He started DTL 15 years back. Useless. DTL is famous for advanced technologies such as artificial intelligence, blockchain solution and many other. Useless. The company went public a decade ago but not listed. तो ये company listed नहीं है. Since DTL is expanding its operation in wake of opportunity arising out of industrial revolution, hence willing to retain the profit for growth of the company. काम की बात सिर्फ इतनी है कि कंपनी अभी ग्रोइंग स्टेज में है ना, इसीलिए वो प्रॉफिट को रिटेन करना चाहती है, डिविडेंड के रूप में बांटना नहीं चाहती है। बट शेयर होल्डर्स आर सीकिंग डिविडेंड बिकॉज फॉर शेयर होल्डर लार्जर द बॉटम लाइन मीन्स लार्जर द डिविडेंड। तो शेयर होल्डर डिविडेंड मांगना चाहते हैं पर कंपनी डिविडेंड अभी नहीं देना चाहती। आगे बढ़ते हैं। The outbreak of COVID is another reason which forced the director to retain the earning. कोविड होने के कारण डायरेक्टर को लगा कि हमको और सेफ प्ले करना चाहिए, तो उन्होंने डिविडेंड नहीं बांटने का सोचा डीटीएल लिमिटेड के बारे में।
After the closure of books of account for 1920, the director proposed a dividend of 10% against expectation of 20% by the shareholder. तो डायरेक्टर ने बीच का रास्ता ढूंढा, 10% डिविडेंड बांटा या प्रपोज किया. But considering the extended lockdown which causes a delay in delivering the project, director are of the opinion to revoke the dividend. डायरेक्टर सोच रहे हैं कि प्रपोज तो कर दिए हैं, कोई बात नहीं, पर अभी तक एजीएम नहीं हुई है, तो एक काम करते हैं, इसको कैंसिल करवा देते हैं. Shareholder seek appointment of internal auditor for audit on concurrent basis. शेयर की ये भी मांग है कि कंटिन्यूअस बेसिस पर एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर लिया जाए जो कंपनी के कामकाज को रोज देखे. Whereas the management of DTL states that it does not require to appoint internal auditor under the law and it will cause an unnecessary financial burden of the company. जबकि डायरेक्टर्स का कहना है कि हमको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की आवश्यकता नहीं है और अगर हमने किया वॉलंटरी बेसिस पे तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा ऑपरेशन का. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिटेल देखते हैं. अभी अपने को पता चल जाएगा कि इनको इंटरनल ऑडिट कराने की जरूरत है या नहीं है. अब दोस्तों इनका पेड अप कैपिटल, ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इसका पेड अप कैपिटल 50 लाख है. आपको इंटरनल ऑडिट की लिमिट याद दिला देता हूं. पेड अप कैपिटल 50, टर्नओवर 200, आउटस्टैंडिंग लोन 100 और पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक डिपॉजिट्स 25 करोड़. अगर इसमें से एक भी लिमिट क्रॉस होती है तो इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी होता है. आप लोग गौर कीजिए, टर्नओवर इस कंपनी का 495 करोड़ है, तो मेरे ख्याल से तो इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगी इनके ऊपर. और ये आप देख सकते हैं कि एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है. डून टेक्नोलॉजी लिमिटेड नाम लिखा है ना, तो पब्लिक कंपनी और लिस्टेड नहीं है तो अनलिस्टेड कंपनी का लॉ एप्लीकेबल होगा. अब आइए आगे बढ़ते हैं. ये आगे मिस्टर ज्ञान के बारे में पढ़ते आइए. ये मिस्टर ज्ञान वही है जिनके ऊपर बात की गई थी. मिस्टर ज्ञान वन ऑफ द नो मिस्टर ज्ञान इज समबडी एल्स. अभिनव ज्ञान was one of the promoter. Okay, I believe that Mr. Gyan means they are taking the surname only. Abhinav Gyan, he is the same person. He is one of the shareholder. Out of his savings, he bought 40,000 shares of another company which is TCS of face value 10 rupees. तो 40,000 क्वांटिटी शेयर बाय किए टीसीएस के 10 रुपए की फेस वैल्यू के. मतलब पेड अप कैपिटल वाइज बात करें तो इनके पास 4 लाख रुपए की फेस वैल्यू के शेयर है. On such shares, the final call of 2 rupees is outstanding, but unpaid, is due but unpaid. तो कॉल इन अरियर है. मिस्टर ज्ञान की तरफ से 40,000 रुपीज शेयर्स पर 2 रुपए अनपेड है. 40,000 शेयर्स पर 2 रुपए अनपेड है. शेयर है 40,000 इंटू 10. In the meantime, TCS declared a dividend at a rate of 15%. 15% तो फेस वैल्यू का निकलेगा, यानी 10 रुपए की फेस वैल्यू का 1.5 रुपए डिविडेंड बांटा है कंपनी ने, जबकि इसके फाइनल कॉल का 2 रुपए आउटस्टैंडिंग है. आउट ऑफ टोटल डिविडेंड ऑफ 8.4 करोड़ डिक्लेयर्ड ऑन 31st August 2020, rupees 42 lakh remain unpaid as on 30th September 2020 at the end of TCS. मतलब TCS कंपनी ने कुल मिलाकर टोटल 8.4 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया था. उसमें से एक महीने बाद इतने रुपए का 42 लाख का डिविडेंड अनपेड है. आप जानते हो जो डिविडेंड अनपेड रहता है 30 डेज के बाद उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कराना पड़ता है. आउट ऑफ 42 लाख, rupees 12 lakh आर ऑन अकाउंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड 3 lakhs आर ऑन अकाउंट ऑफ लीगल डिस्प्यूट. आपको ये भी पता है कि ये जो 12 लाख ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है तो कंपनी पेनल्टी नहीं फेस करेगी. लीगल डिस्प्यूट में भी कंपनी पेनल्टी नहीं फेस करती, तो ये उसका जस्टिफिकेशन है. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एमसीक्यू देख के बैठो, ये सब आगे काम नहीं आने वाला. द अनपेड डिविडेंड वाज फाइनली पेड ऑन 12th December इन फुल. 12 दिसंबर को जाके पूरा पे ऑफ हुआ. देखते हैं, एमसीक्यू देख के डिसाइड करेंगे कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं. मिस्टर ज्ञान इज ऑफ हम्बल बैकग्राउंड. फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड मतलब हम्बल बैकग्राउंड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा रिच नहीं थे. हेंस एज अ पार्ट ऑफ एथिकल कमिटमेंट टू अपलिफ्ट द सोसाइटी बाय प्रमोटिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ द इकोनॉमिकली वीक सेक्शन. सब यूजलेस है यहाँ से. मिस्टर ज्ञान इंपॉर्टेंट है. decided to form Section 8 company around 2 years back with the support of fellow professional who later become member of such company. तो मिस्टर ज्ञान ने दूसरे मेंबर के साथ मिलकर एक Section 8 कंपनी शुरू की है. रिसिप्ट्स आर इन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब प्रॉफिट में है.
Hence it decided that ज्ञान फाउंडेशन will declare some dividend to its member. ये भाइयों ये देखो, ये बहुत क्राइम की बात है। सेक्शन 8 कंपनी होकर ये लोग सोच रहे हैं कि प्रॉफिट है तो डिविडेंड बांट दें, ये तो वो कर नहीं सकते, आप जानते हो। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द अनपेड कॉल मनी बाय मिस्टर ज्ञान in light of dividend due to him from TCS, state which of the following hold true. सबसे पहला ऑप्शन है dividend cannot be adjusted against uncalled money। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि अगर किसी मेंबर का कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो उससे डिविडेंड एडजस्ट हो सकता है। और सेकेंड ऑप्शन है द डिविडेंड ऑफ 48,000 कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट अनकॉल्ड मनी। ये सही है, क्योंकि ये 48,000 कहां से है मैं बता रहा हूँ। देखिए 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, उसमें से 2 रुपए अनपेड है, मतलब पेड अप वैल्यू 8 रुपीज है। कंपनी ने डिविडेंड दिया 15% पेड अप वैल्यू पे मिलेगा, तो 15% ऑफ 8 रुपीज इज 1 रुपीज 20 पैसे। और ज्ञान के पास कितने शेयर है? 40,000, तो 40,000 इंटू 40,000 48,000 रुपीज का डिविडेंड बनता है। तो इसका जो 48,000 रुपीज का डिविडेंड है ना, वो एडजस्ट हो जाएगा। इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है मैं आपको वो बता देता हूँ। 40,000 शेयर पर 2 रुपए फाइनल कॉल का 80,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। 40,000 इंटू 2 80,000 रुपए, तो 80,000 में ये 48,000 कट जाएगा, बाकी 32,000 इसको पे करना चाहिए। तो इस प्रकार ये 48,000 रुपीज आया है, और इसको बिल्कुल कंपनी एडजस्ट कर सकती है कॉल मनी के साथ। तो ये 80,000 रुपए कट उसको देने थे, उसमें से 48,000 एडजस्ट हो जाएंगे। सी ऑप्शन देखेंगे, द डिविडेंड ऑफ 48,000 कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट अनकॉल मनी इफ कंसेंट इज गिवन बाय ज्ञान। नहीं भाइयों, इसके लिए कोई कंसेंट वगैरह की जरूरत नहीं होती है, नो सच कंसेप्ट, इसलिए ये भी फॉल्स। और डी ऑप्शन में भी इफ कंसेंट इज गिवन बाय ज्ञान लिखा है, इसलिए ये भी फॉल्स। इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। सेकेंड देखेंगे, डज डीटीएल इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर अंडर सेक्शन 138? द आंसर इज यस। नो का तो सवाल ही नहीं है, यस इसलिए क्योंकि इनका टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा हो गया। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय ज्ञान फाउंडेशन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? भाइयों जो सेक्शन 8 कंपनी होती है वो डिविडेंड बांट ही नहीं सकती, तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ज्ञान फाउंडेशन कांट डिक्लेयर इन एनी केस। और दूसरी बात, व्हाट विल बी द अमाउंट विच टीसीएस नीड्स टू पे अंडर सेक्शन 127 ऑफ द कंपनीज एक्ट? अब ये एक स्मार्ट क्वेश्चन है, पेनाल्टी कितनी लगेगी 127 में? सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात, 127 में कंपनी को 18% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जितना डिले होगा। अगर आप इस क्वेश्चन के फैक्ट्स देखेंगे, ये देखिए मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए टोटल 42 लैक्स अनपेड था, टोटल 42 लैक्स अनपेड था। इसमें से 15 और 3 15 लैक्स, 12 और 3 15 लैक्स जस्टिफाइड था। तो 42 लैक्स में से 15 लाख हटा दिया जाएगा, 27 लाख डिले वाला था। और डिले कहां से काउंट होता है सुनिए, 30 सितंबर को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, तो सबसे पहली बात, उसके बाद 30 डेज तक का टाइम तो है ही, सॉरी 31 अगस्त को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, तो 30 सितंबर तक का टाइम तो है ही। तो 30 सितंबर को अनपेड कितना है? टोटल 42 लाख, जिसमें से 15 लाख हटा देंगे क्योंकि वो जस्टिफाइड है, तो 27 लाख रुपए प्रिंसिपल बनेगा जिसपे इंटरेस्ट लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 18% पर एनम। और अब डेज काउंट करेंगे कितना डिले है, तो 30 सितंबर से लेकर 12 दिसंबर काउंट कर लीजिएगा। तो अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30 डेज और दिसंबर के 12 डेज, ये जोड़ने से आपके 73 डेज होंगे। तो 27 लाख पर 18% के हिसाब से 73 डेज बाय 365 कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 97,200 रुपीज। इतने रुपए का कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस हिसाब से मेरे अनुसार ये आंसर सजेस्टेड सही होगा सर। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द एमसीक्यू। अब अगला क्वेश्चन, फिफ्थ एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन फाइनेंशियल मैटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन हिज रिपोर्ट? सो भाइयों ये क्वेश्चन ना सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की जो 8-9 रिपोर्टिंग्स नहीं होती थी, 12 रिपोर्टिंग्स रादर, आईपी, डबल बी, डबल ए, डबल डी, इफ यू रिमेंबर, तो वहां से उठाई गई है। तो आप खुद देख सकते हैं ये शुरू के 3 पॉइंट जो है ना, ये उस रिपोर्टिंग का पार्ट ही नहीं है। वेदर डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164(2), दिस इज अवर कवर्ड
पोर्शन. सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. ये करेक्ट होगा जी. इसके बाद 9th क्वेश्चन ऐसे तो इंटरप्रिटेशन के रूल का है, मैं फिर भी बता देता हूं आपको. डैश इज अ कार्डिनल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. कंस्ट्रक्शन मतलब इंटरप्रिटेशन. दैट वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस ऑफ स्टैट्यूट should be read in their ordinary, natural and grammatical meaning so that they may have the effect in widest amplitude. भाइयों ये literal rule का definition है, तो very simple question, therefore I covered this. Now 10th question is from General Clause Act. Let me teach you this. Where an act or omission constitutes an offence under 2 or more enactments, then the offence shall be liable to be prosecuted under, offender will be liable to be prosecuted under either of the law. Either, दोनों में नहीं हो सकता वो. इसका सही आंसर होगा सर फर्स्ट वाला, अंडर आइदर और एनी ऑफ द इनेक्टमेंट. ये आपके स्टडी मेट में भी कवर्ड है, सेम क्वेश्चन, सेम आंसर. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन of my area which I have taught you. ये देखिए, अब सर बड़े क्वेश्चंस में आते हैं. क्वेश्चन 1 सब पार्ट बी मेरे पोर्शन का है, वो आपको पढ़ा रहा हूं मैं. देव फार्मा लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड इट हैज प्रपोज्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर 1920 out of the profits of current year. Okay, absolutely okay till here. The company has earned a profit of 910 crores during the year 1920. ये लाइन देखिए, the company does not intend to transfer any amount to general reserve out of profit. Is Dev Limited allowed to do so? The answer is yes. आप तो जानते हो ट्रांसफर टू रिजर्व करना कंपनी के लिए डिस्क्रिशनरी है. मैं स्टडी मटेरियल का आपको ये पोर्शन दिखा देता हूँ, आपको याद आ जाएगा. यहाँ से कराया था मैं आपको ये पोर्शन, ट्रांसफर टू रिजर्व. ये सेम टू सेम इसी के ऊपर है, ये पोर्शन के ऊपर. एग्जाम्पल 1-2 की लैंग्वेज पढ़ लेंगे ना, वो इसका सजेस्टेड आंसर बन जाएगा. आगे बढ़ते हैं. पार्ट 2, अल्फा हर्बल अ सेक्शन 8 कंपनी इज प्लानिंग टू डिक्लेयर डिविडेंड. यही इतना ही देखने से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती, कांट डिक्लेयर डिविडेंड. तो ये दो बहुत इजी क्वेश्चंस आ गए हैं, 3 मार्क्स के हैं दोनों. तो आप प्लीज आगे बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखते हैं. अब जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 2 का पार्ट ए. 1/4 of subscribed share capital of AMC Limited is held by state government. Mr. Vikas was appointed as auditor of the company at AGM held on 30th April 2020 by ordinary resolution. Mr. Mukesh, a shareholder, objects the manner of appointment on the ground of violation of Companies Act. Decide whether the objection of Mr. Mukesh is tenable or not. भाइयों, अगर कोई कंपनी में 1/4 सब्सक्राइब कैपिटल स्टेट गवर्नमेंट के पास हो तो उसको कोई स्पेशल स्टेटस तो मिलता नहीं है, और कोई स्पेशल अपॉइंटमेंट का तरीका भी नहीं है. ये पुराने कंपनीज एक्ट में होता था, अब नहीं है. तो इसमें मुकेश का जो ऑब्जेक्शन है ना, वो बिल्कुल टीनेबल नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है. इसका आपको अगर सजेस्टेड आंसर चाहिए तो लकीली ये सेम क्वेश्चन हमारे स्टडी मेट में है. मैं आपको ये देखिए दिखा देता हूं. ये ऑडिटर के चैप्टर में एकदम लास्ट में एक्सरसाइज में जाइए, और एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास है पेज नंबर 10.52 में. सो ये सजेस्टेड आंसर है इसका. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी मटेरियल में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से ही अपॉइंटमेंट होगा. ये वाली लाइन आप पढ़ के देखिए, द अपॉइंटमेंट बाय द मेंबर. ये यहाँ पे मैं रेफर करना चाहता हूँ. ये द अपॉइंटमेंट बाय द मेंबर is by way of ordinary resolution only and no exception has been made जिसमें SR वगैरह पास करना पड़े. Therefore, the objection of Mr. Sanjay is not tenable at all. The appointment is very valid under Companies Act. So this is our suggested answer. और कोई गवर्नमेंट के द्वारा 25% शेयर होगा तो कोई स्पेशल तरीका होगा अपॉइंटमेंट का, ऐसा कोई लॉ नहीं, पहले होता था. So this completes this question. Let us move forward. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, whether a company can keep books of accounts in electronic mode. The answer is yes. Accessible only outside India. The answer is no. ये बात बहुत खतरनाक बोल दी इन्होंने. नहीं, they should be accessible in India. इसके ऊपर सजेस्टेड आंसर आपको दिखा देता हूं मैं. ये देखिए, ये रूल है इसका.
a company has option of keeping books of accounts in electronic mode, और उसकी कंडीशन ये है such books of accounts maintained in electronic mode shall remain accessible in India। जबकि इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा कि ऐसी बुक्स ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में ऐसा मेंटेन कर सकते हैं क्या कि केवल आउटसाइड इंडिया एक्सेसिबल हो? द आंसर इज नो। जहां पर भी मेंटेन करो इट शुड बी एक्सेसिबल इन इंडिया। इंडिया में भी एक्सेसिबल तो होना जरूरी है। और बाकी कंडीशंस भी पढ़ा देता हूं। द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द रिकॉर्ड शेल बी रिटेन्ड कंप्लीटली इन द ओरिजिनल फॉर्मेट इन विच दे वर ओरिजिनली जनरेटेड। सिर्फ इतना ही अंडरलाइन करेंगे। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ऑफिस शेल नॉट बी ऑल्टर्ड। ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ब्रांच ऑफिस से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे ऑल्टर करना अलाउड नहीं है। और लास्ट कंडीशन, द इंफॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शेल बी केपेबल ऑफ बीइंग डिस्प्लेड इन लेजिबल फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो रिकॉर्ड मेंटेन होंगे वो इतनी साइज फॉन्ट ऐसे होने चाहिए जो दिखने योग्य हो। द बैकअप ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट शेल बी केप्ट इन सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया। ये बात अंडरलाइन करना। भले ही कहीं के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, उसका जो बैकअप होगा वो इंडिया में लोकेटेड सर्वर्स में मेंटेन होना चाहिए। और द कंपनी विल इंटीमेट टू द रजिस्ट्रार ऑन एनुअल बेसिस 3 things: द नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस IP एड्रेस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर एंड द लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। बस ये 3 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर क्लाउड में मेंटेन करते हो तो उसका भी एड्रेस बताना पड़ेगा। तो जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा ना कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक वे में बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं, अलाउड है, बट दे मस्ट बी एक्सेसिबल इन इंडिया। दे कैन नॉट बी ओनली एक्सेसिबल आउटसाइड इंडिया। दिस इज द आंसर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए 3B। द इनकम टैक्स अथॉरिटी in the current financial year 1920 observed during the assessment proceeding to reopen the accounts of Chetan Limited for the year 8-9 10 साल पहले, and therefore they filed an application before NCLT to issue the order to Chetan Limited for reopening its accounts and financial statement for the financial year 8-9. Examine whether it is valid or not. So देखिए सेक्शन 130 अकाउंट्स को रीओपन कराने के ऊपर है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकास्ट कराने के ऊपर है। इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास बिल्कुल पावर है कि वो पुराने सालों के अकाउंट्स रीओपन कराने की एप्लीकेशन डाल सकती है एनसीएलटी को। यहां तक ये क्वेश्चन ठीक है, बट उस सेक्शन की एक लिमिटेशन है कि पिछले 8 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट को ही रीओपन कराया जा सकता है, उससे पहले के नहीं। तो अगर आप गौर करेंगे तो करेंट फाइनेंशियल ईयर 1920 चल रहा है और ईयर 8-9 तो 8 साल से बहुत पहले का होगा, इसलिए ये वाला एप्लीकेशन वैलिड नहीं होगा। इसको समझाने के लिए आपको ये पूरा आंसर लिख के आना चाहिए जो कि रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स के ऊपर है। मैं स्टडी मैट से आपको रेफर करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए सेम नोट्स दिए हुए हैं आपको ये रीओपन के ऊपर। तो एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स अथॉरिटी सेबी, ये लोग फाइल कर सकते हैं, बट इसकी एक लिमिटेशन है। ये देखिए 3rd पॉइंट को जरूर देखिएगा। नो ऑर्डर शेल बी मेड in respect of reopening books of account relating to a period earlier than 8 financial years immediately preceding the current financial year। तो current financial year 1920 है, तो उससे 8 साल पहले या उससे ज्यादा के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ओपन करने का ऑर्डर पास नहीं हो सकता, इसलिए ये एप्लीकेशन वैलिड नहीं है, ये रिजेक्ट हो जाएगी जी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट दोनों। सो दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन आया ना मेरा, ये मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में जनरल क्लॉज एक्ट का ये क्वेश्चन है। याद है वो सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल का कंसेप्ट होता था? तो स्टडी मैट के 3.35 पेज में क्लास में पढ़ा चुका हूँ। इसमें लिखा था कंपनी लॉ का एक प्रोविजन है कि जो व्यक्ति किसी कंपनी में होल टाइम की मैनेजरियल पर्सोनल है, उसे किसी भी दूसरी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर वगैरह नहीं बनना चाहिए। और वो एक्सेप्शन ये है कि वो सब्सिडरी कंपनी में पोजीशन होल्ड कर सकता है। तो क्या यहाँ पे एक व्यक्ति एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी में वो पोजीशन होल्ड कर सकता है कि नहीं, इसके ऊपर प्रोविजन है। चलो पढ़ के बता देता हूँ। एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट,
a whole-time key managerial person shall not hold office in more than one company except its subsidiary company at the same time. Referring to section 13 of General Clause Act, examine a whole-time KMP can be appointed in more than one subsidiary. तो मैडम या भाइयों, ये कंसेप्ट है कि सब्सिडरी के अलावा और किसी में ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, सब्सिडरी के अलावा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या एक से ज्यादा सब्सिडरी में ऑफिस होल्ड कर सकता है? द आंसर इज यस, बिकॉज यहाँ पे सब्सिडरी को अगर एक्सेप्शन में रखा गया है ना, तो वो एक सब्सिडरी को नहीं, मल्टीपल सब्सिडरीज को भी एक्सेप्शन में रखा होगा। दैट इज द सेक्शन 13 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट. वन सब्सिडरी विल इंक्लूड मोर देन वन सब्सिडरी एज वेल. सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल. सो दैट इज द कंसेप्ट. सेकेंड पैराग्राफ में मेन पॉइंट, मेन आंसर लिखा हुआ है, प्लीज रेफर कर दीजिए. क्लास में एडिक्वेटली डिस्कस हुआ है. लास्ट क्वेश्चन जो आया है मेरे पोर्शन से वो आया है रिपील और डिलीशन के बीच में डिफरेंस जनरल क्लॉज एक्ट से. उसका आंसर आपको ये केस लॉ से मिलेगा. ये जो नवरंगपुरा गम धर्मादा मिलकत ट्रस्ट वर्सेस रामाजी का केस लॉ दिख रहा है ना आपको, ये वाले केस लॉ में, इसमें मेन एरिया आपको बता देता हूं मैं क्या इंपॉर्टेंट है. रिपील ऑफ अ प्रोविजन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिलीशन ऑफ प्रोविजन. रिपील का क्या मतलब है यहां पे लिखा हुआ है, देखेंगे. रिपील ऑर्डिनरीली ब्रिंग्स about complete obliteration of a provision as if it never existed. मैंने भी आपको क्लास में बताया था कि ये एक प्रकार से ना थोड़ा रिट्रोस्पेक्टिव डिलीशन करता है. रिट्रोस्पेक्टिव, बस यहीं तक अंडरलाइन करना है आपको. मेन कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द प्रोविजन एज इफ इट नेवर एक्जिस्टेड. जबकि दो लाइन छोड़ के देखेंगे, while deletion ordinarily takes effect from date of legislature affecting the said deletion. तो डिलीट होने से, डिलीट कोई भी प्रोविजन को होता है ना, कोई भी प्रोविजन को डिलीट किया जाता है ना, तो उसका इफेक्ट तब से आता है जिस दिन से वो लॉ इफेक्ट लेगा जो डिलीशन का लॉ लाया है. मतलब इट हैज अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. द डेट फ्रॉम विच द डिलीशन लॉ अप्लाइज, देन ओनली द प्रोविजन ऑफ डिलीशन विल एप्लीकेबल. और बाजू में देखिए कॉमा के बाद क्या लिखा है, नेवर टू इफेक्ट और नेवर टू इफेक्ट टोटल इफेक्टिंग और वाइपिंग आउट ऑफ द प्रोविजन एज इफ इट नेवर एक्जिस्टेड. तो रिपील ऑब्लिटरेट्स द प्रोविजन कंप्लीटली एज इफ इट नेवर एक्जिस्टेड, एंड डिलीशन ऑफ अ प्रोविजन विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट द लेजिस्लेशन टेक्स इफेक्ट. इट विल नेवर have the effect as if the law never existed. So अगर कम टेक्निकल भाषा में बोलूं तो रिपील seems to have a retrospective as well as the prospective effect, whereas delete seems to have a prospective effect. That's all. ये दो क्वेश्चन थे जनरल क्लॉज एक्ट के जो मेरे तरफ से थे सर. एक 4C जो मैंने डिस्कस कर दिया, KMP वाला स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है, और ये जो 5 में D पोर्शन का क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको वो केस लॉ दिखा दिया जी, और वहां से 3 नंबर का ये क्वेश्चन करवा दिया. सो दिस कंप्लीट्स माय पोर्शन. थैंक यू. अब एक MCQ रह गया था दोस्तों अपना, 14th MCQ 2 नंबर का आया है वो. इमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन सी चीज शामिल है कौन सी नहीं, इसमें केस लॉ रेफर कीजिएगा. ये नीचे का ये वाला एग्जाम्पल 1, ये शांतिबाई का केस लॉ दिख रहा है ना जो, उसमें सेकेंड पैराग्राफ. अग्रीमेंट टू ट्रांसफर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक तेंदू लीव्स, टिम्बर बेम्बूस, ये सब को इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया. द सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, द राइट टू बिल्ड और एंड ऑक्यूपाई द लैंड फॉर बिजनेस पर्पस, द राइट टू ग्रो न्यू ट्रीज, राइट टू गेट लीव्स फ्रॉम द ट्री दैट विल ग्रो इन फर्दर. ये सारी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये थोड़ा ध्यान रखना. और आपका जो एग्जाम का क्वेश्चन है वो ये है 14th क्वेश्चन. इसमें से किसको किसको इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे, ये क्वेश्चन है. अभी आपने देखा द सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स केस लॉ में था, तो ये यस होगा. राइट टू कैच फिश मतलब राइट टू फिशरी होता है, तो ये भी एक केस लॉ में डिसाइडेड है कि ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है. राइट टू ड्रेन वाटर मतलब पानी डालना सिर्फ, दिस इज नेवर अ इमूवेबल प्रॉपर्टी. ये कोई अधिकार ही नहीं, इससे कोई प्रॉफिट मेकिंग होती नहीं है राइट टू ड्रेन वाटर से. और डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है. किस ग्राउंड पे मैं आपको बता रहा हूं, एनीथिंग अटैच परमानेंटली टू अर्थ और फास्टेन टू अर्थ वाला पॉइंट है ना, उस ग्राउंड पे. तो इसीलिए 1, 2 और 4 इमूवेबल प्रॉपर्टी है. ये इसका सजेस्टेड आंसर होगा जी.
थैंक यू।